ये बुक कैली मैगोनिगल के द्वारा लिखी गई हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो में खो जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया के हम किसी भी वल्लभ पर्सनालिटी को अगर उठा लें, स्पोर्ट्स एथलीट ले लीजिए, टीवी में ले लीजिए, फैशन इंडस्ट्री में ले लीजिए, कहीं से भी कोई भी बड़े इंसान को अगर आप लेते हैं और आप उनकी जिंदगी से विल पावर को बाहर निकाल देते हैं, तो हमें पता है कि उनमें से कोई भी कभी भी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता। तो जब हमें पता है कि विल पावर इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो हम अपने अंदर क्यों नहीं डेवलप कर पाते? बड़ा सिंपल सा रीजन है बॉस। हमारी पूरी जिंदगी में हमने चाहे जितनी भी बार इस वर्ड को सुना है, विल पावर, ये हमेशा एक मोटिवेशनल वर्ड के रूप में एडवर्टाइज किया जाता है। कोई कभी इसके पीछे कोई साइंस है नहीं है, इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करता। अब हमारे दिमाग के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर उसको किसी तरह का प्रूफ नहीं मिलता, किसी तरह का एक साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलता, तो वो उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता। हमारा दिल बहल जाता है, लेकिन अगर दिमाग को एक्सेप्ट करना है तो उसके पीछे कोई ठोस सबूत होना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैं आपका एक बहुत अच्छा दोस्त हूं और मैं आगे आपसे कहूं कि यार पता है मेरे पास ना एक स्कीम हाथ में लगी है, मुझे बस 10,000 रुपए चाहिए और मैं तेरे 25 दिन में पैसे डबल कर दूंगा। मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर हेरा फेरी मूवी नहीं आई होती तो हम और आप में से कितने लोग ऐसे अलग अलग स्कीम्स में ऑलरेडी फंस चुके होते। लेकिन क्या होता है, हमारा दिमाग वहां पर एक सवाल पूछता है। कौन सा सवाल? कैसे? जब मैं आपको वो कैसे का जवाब दूंगा कि आपके पैसे डबल कैसे होंगे, तो आपका दिमाग एनालाइज करेगा कि जो बात कर रहा है इसमें कोई मतलब बन भी रहा है या फालतू बात कर रहा है। और अगर आपका दिमाग कन्विंस नहीं होगा तो चाहे जो भी हो जाए, आप वो पैसे मुझे नहीं देंगे। बस वैसे ही गेम है बॉस। आपका दिमाग किसी पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो तभी देता है जब उस चीज के पीछे कोई ठोस सबूत हो। और ये किताब एक उसी एविडेंस वाले एंगल से लिखी गई है। क्या आपको पता है कि ये जो वर्ड होता है विल पावर, इसके पीछे साइकोलॉजी साइंस कह लीजिए या फिर जो फिजिकल साइंस कह लीजिए, ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं। क्या आपको पता है कि आप सिंपल अपने ब्रीदिंग टेक्निक से, यानी सांस लेने का एक तरीका होता है जिससे आप अपनी विल पावर में चेंज ला सकते हैं। क्या आपको पता है कि रात में जब आप सोने के लिए जाते हैं या तो उस नींद का भी विल पावर के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है? क्या आपको पता है कि विल पावर की तरह एक और एक शब्द है जो बड़ा मिसअंडरस्टूड है इस दुनिया में, उसे मेडिटेशन कहते हैं। और उस शब्द के पीछे भी ना यही प्रॉब्लम है कि उसको मोटिवेशन के रूप में देखा गया, साइंस कभी किसी ने समझी नहीं। ये सारी बातें हैं मतलब इस किताब में जो बताई गई हैं? नहीं जी, ये वो बातें हैं जो पहले के बस कुछ पन्नों में आपको बताई गई हैं। तो अब जरा सोच के देखिए कि इस किताब में क्या क्या बातें लिखी गई होंगी रिगार्डिंग विल पावर और किस किस तरह की केस स्टडीज होंगी। और आज जिस किताब की समरी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, उसका नाम है द विल पावर इंस्टिंक्ट और इसे लिखा है डॉक्टर केली मैगोनिगल ने। तो भैया हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है आई विल और आई वोंट से। अगर हम हिंदी में कहें तो इसका मतलब है मैं करूंगा या मैं नहीं करूंगा, जो वैसे तो एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट हैं, लेकिन ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। उस सिक्के का नाम है सेल्फ कंट्रोल। जनाब, हमारी जिंदगी में पूरे के पूरे जो डिसीजंस हमने लिए हैं वो इन्हीं दो बेसिस पे लिए हैं कि या तो हमने कोई काम किया है या वो काम हमने नहीं किया है। लेकिन यहां पे एंट्री होती है थर्ड पावर की। अब ये थर्ड पावर क्या है? इसे हम कहते हैं आई वॉन्ट। अब मतलब यह है कि भैया आपको अगर कोई चीज करनी है या आपको कोई चीज नहीं करनी है, ये डिसाइड क्या होता है? इसे डिसाइड कैसे किया जाता है? इसे डिसाइड करते हैं हम अपने आई वांट, यानी कि मैं क्या चाहता हूं। देखिए, ये चाह सही भी हो सकती है, ये चाह गलत भी हो सकती है, लेकिन डिसीजन आपके चाह के बेसिस पे ही होता है। अब जरा हम एक छोटे से फ्लैशबैक पे चलते हैं, आज से कई लाखों जनरेशंस पहले। मैं बात कर रहा हूं उस जमाने की जब हम लोग खुद को अर्ली ह्यूमंस बुलाया करते थे। अब देखिए, शुरुआत में रूल्स बड़ी सिंपल होते थे। सुबह उठना है, खाना वाना हंट करना है, उसके बाद जिंदगी में बच्चे पैदा करने हैं, और अगर आपकी मुलाकात ऐसे मगरमच्छ से हो जाए, शेर से हो जाए, तो जिंदा घर लौटना है। लेकिन समय के चलते इंसान ग्रुप में रहने लगा
और इस ग्रुप में रहने की आदत से कुछ छोटे बड़े रूल्स अपने आप बनने लग गए। जैसे कि भैया आपको किसी और को नाराज नहीं करना है, खाना वाना है तो मिल बांट के खाना है, किसी और का बर्गर अगर उसके मुंह के सामने छीन लोगे तो आपको जूते पड़ेंगे, चोरी वोरी नहीं करनी है। अब ये सारे रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि अगर आप ग्रुप में रहते थे और मान लीजिए अगर आप बीमार पड़ गए, आपकी तबीयत खराब है, आपको चोट लग गई, तो आप अपने घर पे रहते थे, लोग आपकी मरहम पट्टी करते थे, आपकी देखरेख करते थे और बाकी लोग आपको फ्री में लाके खाना प्रोवाइड करते थे। तो प्रैक्टिकली सर्वाइवल के बेसिस पे कह लीजिए या कंफर्ट के बेसिस पे कह लीजिए, कुछ रूल्स अपने आप बनने लग गए और इन्हीं के चलते इंसान वो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स से हटकर जो आज हम खुद को देखते हैं उसकी जर्नी की तरफ निकल पड़ा। धीमे धीमे से जो ये छोटे छोटे रूल्स बनने लगे ना, इन रूल्स को कहते हैं सेल्फ कंट्रोल हैबिट्स। और ये सेल्फ कंट्रोल हैबिट्स हम कितने अच्छे से निभा पाते हैं ये हमारी विल पावर पे डिपेंड करता है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आपको सामने एक दोस्त दिखाई दिया जो लंगोट में बैठा था उस जमाने में और आप उसे देखकर कहें अबे तू तो मोटा हो गया है, तो वो आपकी उस जमाने में भी पिटाई करता। रीजन बड़ा ही सिंपल सा है, इवन दो वो मोटा हो गया है, आपको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए ये आपके सेल्फ कंट्रोल पे डिपेंड करता है। यानी कि ये आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है कि ऐसा कुछ हो जाए तो तुरंत मुंह से कुछ निकल जाए, इस बात पे डिपेंड करता है। तो विल पावर फिजिकल होने से पहले आपके जो वर्बल थॉट्स कह लीजिए या वर्बल कम्युनिकेशन कह लीजिए वहां पर अप्लाई होता है। अब ये सब तो जनाब सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी। समय के साथ साथ जैसे जैसे इंसान बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल करता गया, समय के साथ साथ ये विल पावर जो पहले बहुत छोटी छोटी चीजों पे ही अप्लाई होती थी, इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी। अब समय के साथ साथ ये जो विल पावर नाम की चीज है, पहले ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों को जानवरों से अलग करने के लिए यूज की जाती थी, लेकिन विद टाइम विल पावर एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करने के लिए भी यूज होने लगा। एग्जाम्पल के तौर पे वो लोग जिनका अपनी जिंदगी में विल पावर के ऊपर कह लीजिए, सेल्फ कंट्रोल के ऊपर कह लीजिए ज्यादा अच्छा कंट्रोल होता है, वो लोग दरअसल अटेंशन, इमोशंस और उनके जो एक्शंस होते हैं ये कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे होते हैं। वो लोग अपनी जिंदगी में स्ट्रेस के साथ और ये जो एंजाइटी इश्यूज होती है ना, उन सब के साथ ज्यादा आसानी से डील कर सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपको पता है कि आपके एसएटीज में या फिर अलग अलग जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उसमें कितने नंबर आते हैं, उनसे ज्यादा जरूरी आपका विल पावर होता है अगर आप इंटेलिजेंस नाप रहे हैं तो। वैसे ही करके अगर मान लीजिए आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो लोग कहते हैं कि आपके अंदर करिश्मा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में करिश्मा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है विल पावर। और इसी के चलते चलते इवन आपका एक रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, इसका भी विल पावर के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अब ऐसा है कि ये विल पावर एग्जैक्टली चीज क्या है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, इस किताब की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर हम साइंस के एंगल से विल पावर को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारी जो जर्नी है वो जाने वाली है हमारे दिमाग के अंदर, लेकिन जाने से पहले मैं बता दूं बिल्कुल हम लोग कोई हेवी डॉक्टर वाली बातें नहीं करेंगे, एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो अगर हम अपने दिमाग को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें बीच से, तो जो लेफ्ट वाला साइड होता है ना, उसके अंदर आई विल की ताकत होती है, यानी ये काम मैं करूंगा। आपका जो दिमाग का राइट वाला साइड होता है वहां पे ताकत होती है आई वोंट की, यानी मैं ये काम नहीं करूंगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये राइट वाला साइड में नेगेटिव है, नहीं, दोनों के दोनों साइड अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के रूप में आई विल वाले साइड से हाँ मैं एक्सरसाइज करूंगा, हाँ मैं अपने आप को फिट रखूंगा। राइट वाला साइड यानी जो आई वोंट वाला साइड होता है वहां पर हम डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा एंड सो ऑन। ये दोनों के दोनों साइड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हमारे सामने एक सवाल रखा गया है तो उस सवाल में हम आई विल करेंगे, आई वोंट करेंगे, ये डिसाइड करता है हमारे दिमाग के सामने वाला एरिया। एकदम हमारे दिमाग के सामने ना एक छोटा सा ग्रे मैटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं विल पावर का घर। वहां पर आई वॉन्ट की ताकत होती है, यानी कि आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं उसकी चाह है या नहीं है, यह आपके दिमाग के आगे वाले साइड में डिसाइड होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ गए हैं, वहां पर आपने एक आइटम देखा और आपका दिल किया यार ये शर्ट तो मैंने खरीद लेना है, और वो शर्ट दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जैसे ही आप उसका प्राइस टैग देखते हैं तो वहां पर आपको दिखाई देता है 11,500 रुपए की शर्ट है। तो अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा गलत लगेगा, और कहीं ना कहीं भले ही आपकी कितनी ही चाह क्यों ना हो रही हो उस शर्ट को लेने की, आपका दिमाग एक नहीं बोल देता है, यानी राइट साइड ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है।
ये काम करता है विल पावर। देखो, विल पावर का मतलब आपको एक रोबोट बना देना नहीं है कि ये काम मैं नहीं करूंगा, मैं अपनी जिंदगी में फन को आने नहीं दूंगा, इस टाइप का डिसीजंस नहीं। बल्कि विल पावर का काम बड़ा ही सिंपल सा होता है कि हमें जिंदगी में बड़ी बड़ी गलतियों से बचाए। और अगर कुछ छोटा मोटा फन चल रहा है तो वहां ठीक है, लेकिन हम अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस लें जिससे हम खुश रह सकें। विल पावर का पहला रूल, नो दाई सेल्फ। हिंदी में कहें तो खुद को जानो, खुद को समझो। देखिए क्या है, हमारी जो ये मॉडर्न सोसाइटी है ना, यहां पर हम इसे मॉडर्न सोसाइटी होने के साथ साथ एक डिस्ट्रैक्टेड सोसाइटी भी कह सकते हैं। दरअसल बात यह है, आज तक के इतिहास में आज तक एक ऐसी जनरेशन पैदा नहीं हुई है जो हमारी अभी की जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके जितने आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अब क्यों होते हैं हम डिस्ट्रैक्ट? ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसे समझने से पहले हम एक बात समझते हैं। बाबा शिव नाम के एक प्रोफेसर हैं जो कि मार्केटिंग पढ़ाते हैं स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस में। वहां पर वो ये बताते हैं कि स्टडीज की अगर हम माने तो वो लोग जो बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, वो लोग बहुत आसानी से टेम्पटेशंस में फंस जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे स्टूडेंट थे बचपन में जिनको टेलीफोन का नंबर याद करने में दिक्कत होती थी, या फिर कार का नंबर जल्दी से आप याद नहीं कर पाते थे। तो ऐसे केसेस में आप 50% ज्यादा लाइकली हैं कि आप एक केक चूज कर लें भाई कुछ हेल्दी खाने से पहले, या फिर पिज्जा चूज कर लें। या फिर इसको जब हम एक बड़े रूप के एग्जाम्पल में देखते हैं तो वहां पर जैसे आप मान लीजिए शॉपिंग करने के लिए गए और आप बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हो सकता है आप सिर्फ एक 20 रुपए के चिप्स की शॉपिंग करने के लिए गए, लेकिन बाहर आते आते आप आधा दुकान ही उठा लाए। ये तब होता है जब आप एक डिस्ट्रैक्टेड इंसान हैं, जब आपका ध्यान एक जगह नहीं लगा रहता। अब यहां पर अगर आपको अपना सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज करना है तो उसके लिए पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करना है। अब ये क्या होता है, इसको बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं। अब जैसे इमेजिन कर लीजिए कि आपको जिम जाना है, लेकिन जब भी आप काम वाम से थक हार के घर आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार वो जिम का पूरा सामान उठाना पड़ेगा, बैग पैक करना पड़ेगा, कपड़े निकालने पड़ेंगे। तो व्हाट इफ अगली बार आप अपना जो ये जिम का बैग है इसको पहले से ही प्रिपेयर करके रख दें। या फिर इमेजिन करके देखिए कि आपको बस जिम के लिए निकलना ही था, लेकिन इतने में आपके एक दोस्त का फोन कॉल आ गया, दोस्त से जो आपको 10 मिनट के अंदर बात खत्म करनी थी आपने 1-1.5 घंटा बात कर ली। अब 1-1.5 घंटा हो गया है, दिन भर भी बहुत लंबा टाइम हो गया है, अब आपको भूख लग रही है, आप जिम गए नहीं और आपने उसके ऊपर से खाना अलग से खा लिया। अब यहां पर कहना ये चाह रहे हैं कि कई बार अगर आपको ऐसा लगता है आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आप अपने दिन का एक ट्रैक बनाइए कि आज आपने जो लाइफ में डिसीजंस लिए वो क्यों लिए, और इसे आप रोज देखिए। तब आपको रियलाइज होगा कि अरे यार मैं पता है बार बार ये बेवकूफी में इसलिए फंस रहा हूं क्योंकि मैं ये गलत कर रहा हूं, अगर मैं इसे सुधार दूं तो यहां पर इंप्रूवमेंट हो सकती है। कि इस तरह का जो साइकिल बनना है ना, ये तभी शुरू होगा जब आप बैठकर आराम से आपने दिन भर में क्या किया इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, बंदे का नाम है एंड्रयू, और यहां पर याद है मैंने ट्रेलर में आपसे कहा था कि मेडिटेशन के साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि हम उसे हमेशा एक मोटिवेशन के रूप में देखते हैं, साइंस के रूप में नहीं। तो यहां पर इस एग्जांपल से हम मेडिटेशन को समझते हैं। तो हमारे जो ये एंड्रयू भाई साहब थे वो बहुत ही ज्यादा खराब मेडिटेटर थे। उनका हर बार ये पूरा कोशिश होता था कि मैं बैठूंगा और मेरे दिमाग से जितने भी ख्यालात हैं मैं सारे बाहर निकाल दूंगा और मेरा दिमाग एक कोरे कागज की तरह हो जाएगा। हर बार वो यही सोच के मेडिटेशन करने के लिए बैठते और हर बार वो फेल होते। तो इवेंचुअली उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये मेडिटेशन अपने बस का काम नहीं है, ये दिमाग खाली नहीं कर पाते। लेकिन इस सिचुएशन पे उनकी मुलाकात हुई हमारे जो राइटर मेम साहब हैं उनसे, और उन्होंने उन्हें समझाया कि देखो भाई मेडिटेशन में आपको अपना दिमाग खाली नहीं करना है, आपको अपने दिमाग को वापस लेकर के आना है। देखो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपके दिमाग को एकदम पूरा कागज बना दें या फिर आप कुछ सोचना ही बंद कर दें। उसका सिंपल सा मतलब है कि आप सोचने में इतने ज्यादा ना खो जाएं कि आप प्रेजेंट से बहुत ज्यादा भटक जाएं। क्या है जनाब, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज को सोचना शुरू करते हैं तो मेडिटेशन का रूल बड़ा सिंपल है कि वापस ब्लैंक करो, खुद को वापस ब्लैंक करो। पहले हो सकता है आप 10-10 मिनट खो रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, लेकिन धीमे धीमे से जब आप मेडिटेशन को कंटिन्यू करेंगे तो आप 2-2 मिनट में वापस आने लगेंगे, हो सकता है 30-30 सेकंड में वापस आने लगेंगे। कुछ समय बाद आप जैसे ही कुछ अलग टॉपिक पे तुरंत आपका दिमाग बजा कि नहीं अपन मेडिटेशन कर रहे हैं। प्रैक्टिकली आपको ओवर थिंकिंग से, आपको एंजाइटी से बचाने का तरीका होता है मेडिटेशन। आपका दिमाग ना कभी कोरा कागज हो सकता है और ना ही कभी कोरा कागज होगा, लेकिन उसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स ना आए, ये कोशिश होती है बेसिक मेडिटेशन की। तो यहां पर हमने मेडिटेशन समझ लिया, रूल शूल समझ लिए। स्टूडेंट्स, डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। सांस आराम से अंदर लें, सांस आराम से बाहर छोड़ें।
इस एक्सरसाइज का एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन होता है आपकी विल पावर के साथ। याद है मैंने आपसे ट्रेलर में कहा था कि एक एक्सरसाइज होती है, ब्रीदिंग टेक्निक होती है, जिसके चलते आप अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हैं। ये वही ब्रीदिंग टेक्निक है। कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक? सिंपल, डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। ये क्यों है विल पावर को बढ़ाने वाली, इसके पीछे का साइंस समझते हैं। तो ये जो एड्रेनलाइन रश होता है ना जनाब, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तब होता है जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेज पे आ जाते हैं। अब ऐसा है, जब आप एक्साइटेड स्टेज पे आते हैं तब एड्रेनलिन रश हो जाता है, लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो वहां पे आपका शरीर का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो टेक ओवर कर लेता है। सिंपल भाषा में समझते हैं, जब आपकी हार्ट बीट धक 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 करके तेजी 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 और तेजी से धड़कने लगती है, तो सडनली आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे चले जाता है। वहां पर आप बहुत इमोशनल डिसीजंस लेने लग जाते हैं। इसलिए आपने सुना होगा ना, कई बड़े बुजुर्ग लोग ऐसे कहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं या आप जब बहुत ज्यादा जिंदगी में खुश होते हैं तब आपको अपनी जिंदगी का कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपका विल पावर बहुत ज्यादा कम हो जाता है और आपके डिसीजन सिर्फ और सिर्फ इमोशनल और सर्वाइवल बेसिस पे लिए जाते हैं। तो यहां पर जब हम लोग ये ब्रीदिंग टेक्निक को परफॉर्म करते हैं तो सबको पता है कि जब हम डीप ब्रेथ इन डीप ब्रेथ आउट करते हैं तो हमारी जो हार्ट रेट होती है वो धीमे धीमे से नॉर्मल होने लगती है। हमारी जो ये हार्ट रेट जब नॉर्मल होने लगती है तो धीमे धीमे से हमारा जो ये अभी नर्वस सिस्टम ने टेक ओवर कर लिया था ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना क्या प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है जब कोई बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है देश में, बस वैसी सिचुएशन है। तो जैसी चीजें हमारा हार्ट रेट थोड़ा नॉर्मल होने लगता है तो हम अपने बैक टू पवेलियन पे रिटर्न मारते हैं और वहां पर आने के बाद हम वापस से एक सोचा समझा डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि जब हमारी हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है, हमारा शरीर जब एक नॉर्मल बेसिस पे आता है तो वापस से विल पावर ग्राउंड पे आ जाता है। अब यहां पर हमें समझने का एक और तरीका है। एक तरीका तो हमने समझ लिया कि भैया सांसें वासें लेते रहें आराम आराम से, जब भी एंजाइटी फील हो या कुछ बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग टाइप का फील हो आराम से सांसें लें, मेडिटेट करने की कोशिश करें, आप वापस बैक टू पवेलियन पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक ग्रीन विल पावर फिलअप का कॉन्सेप्ट होता है। प्रैक्टिकली नेचर को यूज करके आप कैसे अपने विल पावर की जो टंकी है उसे भर सकते हैं, उसका एक तरीका है। आओ समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, किसी सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लग रही है, आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ रहे हैं, स्ट्रेस सा फील कर रहे हैं। आप 1 मिनट के लिए उस ऑफिस से बाहर निकलिए, आसपास में जहां पे भी कहीं हरियाली हो वहां पर पहुंच जाइए। इमेजिन कीजिए आपका कोई फेवरेट सा गाना है, वो आपके फोन पे अवेलेबल है, आपके पास ईयरफोन्स है, या फिर आप अपने फोन में अच्छी खासी वॉल्यूम पे लगाइए और एक छोटे से जॉग के लिए निकल जाइए। देखिए मैं भगने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जॉग करने के लिए, चलने और भगने के जो बीच वाला प्रोसेस होता है ना वहां पे। इमेजिन कीजिए आपके पास घर में कोई पालतू कुत्ता है, बिल्लियां वैसे अक्सर ये करने में इंटरेस्टेड नहीं होती है, लेकिन अगर है तो बाहर जाएं और उनके साथ थोड़ा खेलें। इमेजिन करें कि आपके घर के बाहर जो एक छोटा सा गार्डन होता है ना, वहां पे थोड़ी खुदाई वुदाई कर ली, कोई नया पौधा वौधा लगा दिया, ये करें। या फिर अगर आपके आसपास में कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनसे कहें कि देखो भैया देखते हैं कौन रेस में फर्स्ट आता है, और बच्चों के साथ थोड़ा भग भग लिया। प्रैक्टिकली बात बड़ी सिंपल सी है। ये जो एक्सरसाइजेस मैंने अभी अभी आपको सारे के सारे बताए हैं, ये आपका जो अभी टेंशन चल रहा था ना दिमाग में, उससे आपके दिमाग को खींच के बाहर लाते हैं। प्रैक्टिकली ये भी एक तरह का मेडिटेशन होता है, प्रॉपर मेडिटेशन नहीं, लेकिन हाँ ये ग्रीन मेडिटेशन होता है। कहीं ना कहीं इट हैज बीन रिपीटेडली प्रूव्ड इन मल्टीपल थ्योरीज दैट जो नेचर की गोद में जब आप अपने आप को थोड़ा सा लाकर रख देते हो तो आपकी जो स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपने आप धीमे धीमे से नीचे जाने लगती है। अगर आपको बिलीव नहीं होता, एक बार ट्राई करके देखो, सोते सोते मेरी विल पावर अपने आप बढ़ जाए। लेकिन यहां पर देखिए जनाब, बात दिन भर सोने की नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है उन लोगों की जो अपनी जिंदगी में स्लीप डिप्राइव्ड हैं। अब इसका मतलब क्या है भाई, सिंपल सी भाषा में समझते हैं। आपका जो विल पावर होता है वो एनर्जी कंज्यूम करता है, ये अभी हमने पिछले एपिसोड्स में भी साफ साफ समझ लिया है। जब आप प्रॉपरली सोते नहीं हैं, यानी कि अगर आप रोज 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं, अब 6 घंटे से कम क्यों? क्योंकि ये तो अभी तक आप भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, विकिपीडिया हर जगह पढ़ चुके हैं दैट ऑन एन एवरेज 6 से 8 घंटा हर इंसान को सोना चाहिए। कुछ लोग शायद 8 घंटे से ज्यादा भी रिक्वायर्ड हो, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। प्रैक्टिकली बात बड़ी सिंपल सी है, जब आप सो करके उठते हैं तो क्या आप एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं या आप थका हुआ ही महसूस करते हैं? देखिए जब आप ओवर स्लीप ले लेते हैं, यानी कि आप दिन में 8 घंटे के बदले आप 14 घंटे सो ही जा रहे हैं, बिस्तर छोड़ ही नहीं रहे, तब भी आप थकते हैं, लेकिन उसे एक अलग तरह की थकान कहते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब आप 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपके शरीर को जो एनर्जी चाहिए होती है वो प्रॉपर तरीके से मिलती नहीं है। अब ये एनर्जी का क्या कनेक्शन है? देखिए आपके जो सेल्स होते हैं शरीर में, उनको ग्लूकोज चाहिए होता है,
लेकिन अगर आपने रात को नींद अच्छे से नहीं लिया, आपका शरीर प्रॉपर्ली एनर्जाइज्ड नहीं है, तो आपके जो सेल्स होते हैं वो आपके जो ब्लड स्ट्रीम है, यानी आपका जो खून है, उससे ग्लूकोज को प्रॉपर्ली ऐसे अब्सॉर्ब नहीं कर पाते। और इसके चक्कर में आपके जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं वो अंडर फ्यूल्ड होते हैं, यानी कि उनके अंदर टंकी में पेट्रोल कम होता है। और इसके चलते आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं, आप थका थका सा दिन भर महसूस करते हैं। ऐसी सिचुएशन पर आने के बाद आपका शरीर एक क्रेविंग करना शुरू करता है। उसे कहते हैं शुगर क्रेविंग या फिर कैफीन क्रेविंग। शुगर क्रेविंग यानी कि जितने भी हमारे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, हमें ये पीने का मन करता है। कैफीन क्रेविंग यानी कि कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स में तो वो भी होता है, लेकिन उसी के अलावा लोग कॉफी वॉफी को बहुत ज्यादा पीने लग जाते हैं। अब इनके चलते क्या होता है, आपको टेम्पररी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है शुगर का, लेकिन ये इतना ज्यादा टेम्पररी होता है कि नुकसान ज्यादा करके चले जाता है। अब ऐसा है कि जो आपका शरीर है, अगर वो प्रॉपर्ली रेस्टेड नहीं है, तो आपका जो ब्रेन होता है ना, वो माइल्डली इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में होता है। इंटॉक्सिकेटेड स्टेट का मतलब हल्का हल्का सा नशे में होता है, एकदम नशा नहीं लेकिन हल्का हल्का सा। इसलिए हम नोटिस करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है, हमें थका थका सा महसूस होता है, हमें कई सारी चीजों से मतलब पड़ता ही नहीं, हमारी एकदम आंखें ऐसे बस खुल रही हैं, बंद हो रही है, कुछ दिख रहा है, हाँ ठीक है, उसी को इंटॉक्सिकेटेड स्टेट कहते हैं। इनफैक्ट आप अगर नेट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, कुछ लोग ऐसे चैलेंजेस लेते हैं अपनी जिंदगी में कि हम इतने घंटे सोएंगे ही नहीं, और उन लोगों को कई बार हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। हैलुसिनेशन वही चीज है जो लोगों को दारू वारू पीने के बाद या ड्रग्स लेने के बाद होने लगती है। प्रैक्टिकली अगर आपका शरीर प्रॉपरली रेस्टेड नहीं है, आपका ब्रेन प्रॉपरली फ्यूल्ड नहीं है, तो आप अपनी फुल पोटेंशियल पे कभी नहीं आ पाते। अब यहां पर इस बात को समझाने के लिए लीजा करके एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया है हमारी राइटर मेम साहब ने। अब लीजा जो है भैया, उनका एक आदत था कि भैया वो रात रात भर जगती थी। अब कई सारे लोग रात रात भर जगते हैं, लेकिन ये मैडम काम के लिए नहीं जग रही, ये ऐसी फालतू की जगह बैठी रहती थी। अब इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भैया, अब से तो मैं जल्दी से सोने चली जाऊंगी, 11 बजे को आई विल बी ऑन बेड। ठीक है जी, 11 बजे को शी वेंट ऑन द बेड, शी लाइड डाउन, और वो सोच रही कि भैया नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही। उन्होंने कई बार ट्राई किया, लेकिन नींद आ ही नहीं रही। बाद में जाकर के जब उनका एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि हमारी जो ये लीजा मेम साहब है, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये अपने काम को 11 बजे तक कई बार करती नहीं, और 11 बजे के बाद कुछ छोटे छोटे से काम करना शुरू कर देंगी, या फिर सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना शुरू कर देंगी, अपनी ईमेल वीमेल चेक करने लग जाएंगी। धीरे धीरे इन सारी चीजों की आदत इतनी ज्यादा लग गई कि रात होते ही साथ कुछ नहीं, टीवी पे इन्फोमर्शियल चल रहा है, यानी कि वो अलग अलग एड्स नहीं आते रहते, ये सामान खरीद लीजिए, 4 के 2 4 के 2, और ये रंग में भी मिलेगा, वो रंग में भी मिलेगा, एक वैक्यूम क्लीनर है जो पूरी दुनिया साफ कर सकता है। इस टाइप की एड्स तक चल रहे हैं उनके टीवी पे, पर वो सो नहीं पा रहे। तो इवेंचुअली उन्होंने जब अपनी इस आदत से गेट ओवर करने की कोशिश करी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि रात को 10 बजे 11 बजे के बाद किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस को वो यूज नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में जरूर उन्हें तकलीफ गई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि जब इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस ही नहीं रहा तो दिमाग कहीं पे इन्वेस्ट ही नहीं हो पा रहा था। पहले वो बेड पे लेट तो रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं पे इन्वेस्टेड था। अब जब बेड में बिना कुछ किए लेटे रही, स्टार्टिंग के कुछ दिन नींद नहीं आई काफी लंबे समय तक, लेकिन इवेंचुअली दिमाग ने एक्सेप्ट किया और दिमाग वापस सोने की तरफ धीमे धीमे से जाने लगा। देखिए जनाब, आपकी नींद का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी जिंदगी की सक्सेस और खुशहाली के साथ। अगर आप मेरी इस बात से एग्री नहीं करते, आप मेरी पहले की बताई हुई कोई सी भी किताब की समरी उठा के देख लीजिए। हर राइटर सोने की इंपॉर्टेंस को बार बार बोलता है। चाहे हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, चाहे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, सोना इंपॉर्टेंट है। डेड वीक, डेड यानी मरा हुआ, वीक यानी हफ्ता। अब एकदम ऑनेस्टली बताओ, जब आप ये टर्म सुनते हो डेड वीक, तो आपके मन में सबसे पहले कौन सी इमेज आती है? देखो मैं एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे तो लगा था कि भाई कोई हैलोवीनी टाइप की बातें हो रही हैं, कुछ हॉरर वॉरर से रिलेटेड है, लेकिन जब इसका मतलब पता चला तब इज लाइक अरे देखो स्टैनफोर्ड स्कूल है ना, जो मतलब हम काफ़ी ऐसे जाना माना यूएस का काफ़ी प्रसिद्ध कॉलेज जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे जो फाइनल एग्जाम्स का टाइम आता है तो उसके पहले के एक हफ्ते को वहाँ पे डेड वीक बुलाया जाता है। और ये जो नाम है ये एक्चुअली में काफ़ी जस्टिफाइड भी है, क्योंकि उस एक हफ्ते वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो एकदम ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव करते हैं, थके हारे, एनर्जी में एकदम ही ज़्यादा जीरो, कोई जिम में नहीं जा रहा, चेयरफुल माहौल एकदम खत्म हो जाता है, बच्चे सिर्फ लाइब्रेरीज में बैठे हुए हैं, लैपटॉप्स के सामने रिसर्च पेपर खोले, अपनी पीठ को एकदम ज़ॉम्बी की तरह मरोड़े बैठ के बस पढ़ाई कर रहे हैं। स्टैनफोर्ड एक ऐसा स्कूल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों के कोने कोने से जो सबसे ज्यादा एकेडमिकली टैलेंटेड ब्रेन्स होते हैं वो आते हैं पढ़ने के लिए। तो प्रैक्टिकली सभी वहां पर टॉपर हैं और इसी रीजन से ये डेड वीक का टाइटल उस कॉलेज को मिलता है। अब
सवाल ये उठता है कि इस किताब में इस हफ्ते के बारे में बात करना जरूरी था क्या? ऐसा क्या है इस हफ्ते में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हमारी जो राइटर मेम साहब है उन्हें हमें कुछ बताना जरूरी लगा? हाँ जी, तो इस एक हफ्ते में वहां के बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो सबकॉन्शियसली वहां के बच्चे करने या ना करने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वहां पे कोई बच्चा सिगरेट पीता है और बड़ा ही लाइट तरीके से, मतलब ओकेजनली, कभी कभार, तो वो बच्चा एक हैवी स्मोकर में कन्वर्ट हो जाता है। इस दौरान जो वहां के बच्चे हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेस ईटिंग करने लगते हैं, यानी कि ओवर ईटिंग करने लग जाना हद से ज्यादा, और ये काम रोजमर्रा टाइप का हो जाता है। इसी के साथ वहां के बच्चे जो है उनका शुगर और कैफीन इंटेक जो है वो इस एक हफ्ते में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वहां के जो बच्चे हैं उनमें एक और बात नोटिस की गई कि वो बड़े इमोशनली ना वल्नरेबल से हो जाते हैं, मतलब बहुत सेंसिटिव हो जाना, छोटी छोटी बात पे बुरा मान देना, गुस्सा जल्दी आ जाना, ये सारी चीजें। इन सब के साथ सबसे ज्यादा जो सिवियर बात देखी गई वो ये थी कि इस एक हफ्ते के दौरान स्पीडिंग के चलते या कुछ और रीजन के चलते बाइक एक्सीडेंट्स में भी एक इंक्रीज आया था। अब एक तरफ हम लोग कह सकते हैं कि यार ठीक है ना यार, मतलब बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस में है तो थोड़ा सा मतलब ऐसे प्रेशर को हटाने के लिए वो कर लेते होंगे, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है। यहां पर इनफैक्ट एक रिसर्चर है जिनका नाम है बाउमेस्टर, उनकी एक हाइपोथेसिस है। उनका ये कहना था कि भाई जो आपका सेल्फ कंट्रोल होता है वो दरअसल एक मसल की तरह होता है, और जिस तरीके से आपके मसल्स इवेंचुअली थक जाते हैं अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही आपका सेल्फ कंट्रोल भी थकता है। इसका दूसरा मतलब अगर आप समझना चाहें तो वो ये है कि आपके पास जो ये सो कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल है ये दरअसल अनलिमिटेड नहीं है। आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल होता है जो दिन की शुरुआत में सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाता है ये सेल्फ कंट्रोल अपने आप कम होते जाता है। यही रीजन है कि दिन की शुरुआत में हम लोग कई बार बहुत जोश में होते हैं और हम कई सारे डिसीजंस लेते भी हैं, लेकिन रात होते होते टेम्पटेशंस हमारे पास आती हैं और हम में से कई सारे लोग जो ये टेम्पटेशन होते हैं इसमें गिव इन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन समझना है। जैसे आपका जो मसल होता है भाई, वो जरूरी नहीं है पहली बार के अंदर 100 पुशअप मारते, नहीं, हम लोग सबसे पहले 5 पुशअप मार पाते हैं, 10 पुशअप मार पाते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो बढ़ता है। वैसे ही करके आपका जो ये सेल्फ कंट्रोल होता है ना, अगर आप जो काम में आपका दिल लगता है या जो डिसीजन आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए लेना चाहते हैं, आप धीमे धीमे से बार बार उस पर अपना समय इन्वेस्ट करें, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो अपने आप बढ़ने लगता है। अब एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया हम लोगों को अपना सेल्फ कंट्रोल जो है किस तरीके से बढ़ाना है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ एक और फाइंड है। वहां पर ये देखा गया कि एक्चुअली में जो हमारा शरीर ये जो शुगर ड्रिंक्स होती है ना, जैसे आप कोका कोला भी कह सकते हैं, आप पेप्सी वगैरह उस टाइप पे भी जा सकते हैं, या फिर आप नींबू पानी वगैरह समझ सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का आइटम जिसके अंदर शुगर का कंटेंट जो है वो अच्छा खासा होता है, ये एक्चुअली में आपको एक टेम्पररी बूस्ट प्रोवाइड करते हैं। अब देखो, इस बात को सुनने के बाद एकदम एक्साइटेड नहीं हो जाना कि मतलब भैया अगर हमें अपना विल पावर बढ़ाना है तो हमको चाहिए शक्कर, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको टेम्पररी बूस्ट जरूर मिलता है, लेकिन उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अब खर्चे से मेरा मतलब, इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती बॉस। तो अगर आप ये शुगरी इंटेक को आप अपने अंदर लेते हो तो आपको एनर्जी तो मिलती है, लेकिन वो एनर्जी टेम्पररी होती है। अब एनर्जी तो खत्म हो जाएगी कुछ समय में, लेकिन बाकी का जो शुगर होता है वो आपके शरीर में फैट बनाता है। अब आपको एक मिनट में सिर्फ और सिर्फ आधा टिक टैक, वो आती है ना छोटी वाली टॉफी, वो जो माउथ फ्रेशनर टाइप की, वो अपन डब्बा खोलते हैं मुंह के अंदर डालते हैं, उसका जो एक छोटा सा टैबलेट टाइप होता है वो उसका भी आधा चाहिए आपको एक मिनट में, अगर आपको एनर्जी चाहिए विल पावर के लिए तो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सीधे उठा के बड़े बड़े ड्रिंक्स पी जाते हैं, लीटर कोल्ड ड्रिंक उठा के गटक गए। तो उससे जो आपको एनर्जी मिलती है वो टेम्पररी होती है, और एक बार आपकी एनर्जी खत्म हो जाए उसके बाद आपके शरीर में मोटापा आना और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स इवेंचुअली आ जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप जब ऐसा फील करें कि भैया सेल्फ कंट्रोल गड़बड़ा रहा है, उसका ये मतलब है आप किसी एक जगह ना अपना बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोशिश कीजिए धीमे धीमे से अपने सेल्फ कंट्रोल को इंप्रूव करने का, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल इज लाइक अ मसल। अब हमारा जो अगला एपिसोड है उसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसको ट्रेन कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह होता है, ये बात हमने पिछले एपिसोड में समझ ली, लेकिन अब भैया उस मसल को ट्रेन कैसे किया जाता है ये हम लोग इस एपिसोड में समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले और बहुत ही क्लियर तरीके से राइटर ने एक बात बताई है कि जो आपका सेल्फ कंट्रोल होता है ना, वो कोई फिजिकल चीज नहीं है, वो एक मेंटल चीज, राइट। तो भले ही वो एक मसल की तरह है, लेकिन अगर हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना है तो मेंटल एक्सरसाइजेस का होना जरूरी है। लेकिन वहीं पे इस मेंटल एक्सरसाइजेस के अलावा
कुछ छोटी छोटी फिजिकल चीजें हैं जिससे एक्चुअली में फर्क पड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप लोग काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड सा फील करने लगते हैं तो आप जो अपने हाथ होते हैं ना उसे एक ऐसे आपस में ना, जैसे किसी को मुक्का मारने के लिए हम लोग ऐसे हाथ को ऐसे पूरा पंच करते हैं ना, ऐसे पूरी जोर से, उसको बार बार ऐसे पूरी तरह से स्क्वीज करना और उसके बाद खोलना, वापस स्क्वीज करना और खोलना। इसी की तरह जैसे आप जब चलते हैं तो आपका जो पोस्चर है, जैसे आप बैठे हुए हैं तो आप किस तरीके से बैठे हुए हैं, अगर आप चल रहे हैं तो आप चल कैसे रहे, इन बातों पे थोड़ा ध्यान देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे अगर आप लोग बहुत ज्यादा स्वीट्स खाते हैं, शक्कर टाइप के आइटम्स बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उनको धीमे 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 से कंट्रोल करने से भी विल पावर में डिफरेंस आता है। अब इसके अलावा एक और चीज है जो मतलब मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है, क्योंकि ये चीज मैंने अपनी जिंदगी में 2022 में अप्लाई करी थी, स्पेशली अभी पिछले कुछ महीनों पहले ही अप्लाई करी थी, और मुझे वाकई में डिफरेंस फील होता है। और यहाँ राइटर मेम साहब कहती हैं कि आप खर्चा कितना करते हैं इस बात का एक ट्रैक रखें। अब इन सबको समझते समझते हम आगे बढ़ने वाले, और अब हम जाने वाले हैं जिम भाई साहब के पास, जो एक्चुअली में ग्राफिक डिजाइनर हैं, लेकिन उनकी कहानी से हम कुछ सीख सकते हैं। हाँ जी, तो हमारे जो ये हीरो भाई साहब हैं जिनका नाम है जिम, ये दरअसल एक 38 ईयर ओल्ड फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर है। अब ये फ्रीलांस वर्ड जो होता है, इसका मतलब होता है कि आप जो आपका काम है अपनी फ्रीडम पे करते हैं और आप अलग अलग क्लाइंट्स के अलग अलग काम करते हैं। अब ये काम करने वाले जो मैक्सिमम लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी फ्रीडम ये होती है कि वो कहीं से भी काम कर सकते हैं, इसलिए वर्क फ्रॉम होम का कल्चर फ्रीलांसर्स के बीच में सबसे ज्यादा होता है। वर्क फ्रॉम होम जनाब, वर्क फ्रॉम होम एक ऐसी चीज होती है जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाती है विल पावर की, क्योंकि घर एक कंफर्ट जोन से घिरा हुआ एरिया है। मतलब घर खुद में एक कंफर्ट जोन है और उसके अलावा घर के अंदर मौजूद मैक्सिमम आइटम्स जो होती हैं वो हमारे कंफर्ट के लिए ही बनी होती हैं। तो यहां पर उन्होंने एक स्टडी के बारे में पढ़ा जहां पर यह पता चला कि अगर आप छोटी छोटी चीजों को रेजिस्ट कर सकते हैं तो वहां से आपकी विल पावर जो होती है वो अपने आप जो है इंप्रूव होने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे उनको भाई स्वीट्स खाने का बड़ा शौक था, और स्वीट्स में मतलब फॉरेन में ना जेली बीन करके एक कैंडी कह लीजिए या फिर एक बड़ा चुई चुई सा एक स्वीट होता है, टॉफी टाइप की होती है, तो उनको वो खाने का ना बड़ा शौक था। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी इस टेम्पटेशन को हेड ऑन फेस करेंगे। अब लोग क्या करते हैं, अरे भाई भाई सुनना, ये जो है ना, ये मेरे सामने ये सब बैठ के मत खाया करो, अच्छा अच्छा खाना, मेरा टेम्पटेशन हो जाता है और फिर मेरा रेजोल्यूशन टूट जाता है। उन्होंने वो सारे के सारे गमी बेयर्स को उठाकर एक ट्रांसपेरेंट कांच के जार के अंदर रखा, और उस जार को उठा करके उन्होंने अपने जो हॉल है और जो अपना बेडरूम है, अपना किचन, इन सब का जो एक सेंटर एरिया होता है ना, वहां पर रखा। मतलब वो अपने घर में कहीं भी चलते हुए आगे जाएंगे तो उनको वो जेली बीन का डब्बा दिखाई देगा, और रूल बड़ा ही सिंपल था, डब्बा वहीं रहेगा लेकिन सर आप जेली बीन खाएंगे नहीं। अब शुरुआत में तो प्राण निकल गए जनाब कि भैया यार ये तो काफी गड़बड़ हो गई, एक तो फेवरेट आइटम रखा और खा भी नहीं सकते। लेकिन इवेंचुअली कहीं ना कहीं जब वो नहीं खाने लगे, जब वो अपने आप में काफी स्ट्रांग होने लगे कि मैं नहीं खाऊंगा, इसके बिना भी आराम से हो जाएगा, तो उन्होंने इस विल पावर का डिफरेंस अपनी बाकी जगहों पर भी देखना शुरू किया, शायद उनके काम में, शायद उनकी नॉर्मल लाइफ में, शायद उनकी रोमांटिक लाइफ में, लेकिन उनका विल पावर अपने आप बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि वो टेम्पटेशन से लड़ रहे थे। टेम्पटेशन से अगर आप लड़ सकते हैं, आपकी विल पावर अपने आप बढ़ने लगेंगी। अब यहां पर राइटर जो है वो आपसे 3 सवाल पूछती हैं। ये 3 सवाल आपकी वांट पावर को इंक्रीज करता है। स्टार्टिंग के एपिसोड्स अगर आपने ध्यान से सुने हो तो मैंने वहां पर कहा था कि एक होती है आई विल, एक होती है आई वोंट, लेकिन डिसीजन लिया जाता है आई वांट से, आपकी इच्छा क्या है। तो अगर आपको अपनी इच्छा को बार बार रिफॉर्म करना है तो ये 3 सवाल पूछ के देखिए खुद से। मान लीजिए कि आप डाइटिंग शाइटिंग करना चाहते हैं, आप अपना थोड़ा वेट लॉस करना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल, आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप इस चैलेंज को सक्सेसफुली पार कर लेते हैं तो अगर मैं डाइटिंग कर रहा हूं तो यार मतलब वेट लॉस हो जाएगा, हेल्थ वेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, मैं दिखने में ज्यादा बेटर रहूंगा, मेरे जो कपड़े होंगे ऐसे एक्सेल वाले कपड़े नहीं लेने पड़ेंगे, थोड़े नॉर्मल वाले भी चलेंगे, फायदा। सेकंड चीज, मैं अगर इस डिसीजन को जो मैंने अभी लिया है, अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाता हूं तो और कौन कौन इंपैक्ट होगा। हो सकता है कि मेरे जो पापा मम्मी वो काफी खुश हो जाएं कि यार फाइनली इसने मोटापे से थोड़ा आगे बढ़ा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं इससे। मेरी जो गर्लफ्रेंड होगी वो काफी इंप्रेस्ड होगी, क्योंकि मतलब आई विल बी लुकिंग वेरी हैंडसम। अब इन्हीं सब के चलते और भी कई लोग हो सकते हैं जो आपकी फिजिकल हेल्थ के कारण इफेक्ट हों। और तीसरा और आखिरी जो यहाँ पर सवाल है वो ये है कि आपके लिए जब ये चैलेंज अपने समय के साथ आसान होने लगेगा तब आपको कैसा लगेगा। सही बात है ना, मतलब पहले दिन पिछले एपिसोड में हमने समझा 10 पुशअप, लेकिन इवेंचुअली एक दिन आएगा जब मैं 100 पुशअप मारूंगा, 10 पुशअप तो मतलब मेरे लिए मजाक होगा, वो दिन कितना खूबसूरत होगा। तो सिंपल सी भाषा में हमें बस इतना समझना है कि ये 3 सवाल हम लोग बार बार खुद से पूछें जब हम कोई सो कॉल्ड डिसीजन लेते हैं, और उस डिसीजन को कंप्लीट करने में ये सवाल हमारी काफी मदद कर सकते हैं।
आज से कई साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी, काफी फेमस, जेम्स बॉन्ड। तो उसमें दो चीजें मैंने सीखी। एक, उसका नाम जेम्स बॉन्ड नहीं, उसका नाम है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। और दूसरी चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि जेम्स बॉन्ड के पास है लाइसेंस टू किल। लेकिन इस किताब में मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी जो उससे भी ज्यादा ऑसम है, और उसे कहते हैं लाइसेंस टू सिन। अब इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा जनाब। यहां पर हमारी राइटर हमें ये बताने वाली हैं कि कैसे जब हम लोग कुछ अच्छा कर लेते हैं या थोड़ा सा अच्छा बिहेव कर लेते हैं तो हम खुद को कुछ गलत करने की भी परमिशन दे देते हैं। दो स्टूडेंट्स के अलग अलग सेट बनाए गए थे और उन स्टूडेंट्स को बस इतना कहा गया था कि भैया आपको कोई पर्टिकुलर जो टेम्पटेशन है उसको रेजिस्ट करना है। अब जब वो लोग इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर रहे हैं तो वहां पर एक छोटी सी चीज करी गई जिसको उनको रेजिस्ट करना था और वहां के बच्चों ने उसको रेजिस्ट किया। अब जैसे उन्होंने रेजिस्ट किया तो जो पहली वाली ग्रुप है उनको ये याद दिलाया गया कि याद है वो छोटी सी टेम्पटेशन जो हम लोगों ने आपको दी थी और आपने ना बोल दिया था। जैसे ही ये बात वहां पे बच्चों को बताई गई तो जैसे ही अगली बार वो टेम्पटेशन आया तो 70% बच्चों ने उस टेम्पटेशन में गिव इन कर दिया और वो जो काम था वो कर दिया। वहीं पे जो दूसरा सेट ऑफ बच्चे थे वहां पर बच्चों से ये पूछा गया कि जब पहली बार आपने अपने टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया था, आपने ना बोला था, तो आपने क्यों किया ऐसा। जैसे ही इस बारे में बच्चों ने थोड़ा सोचा तो ये देखा गया कि जब अगली बार उन्हें वो टेम्पटेशन दी गई और उसके बाद फिर अगली बार दी गई, फिर अगली बार दी गई, तो उनमें से 69% बच्चों ने टेम्पटेशन में गिव इन नहीं किया। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कहते हैं। इसका मतलब होता है जैसे कि अगर हम जब कुछ छोटा सा अच्छा काम कर लेना तो हमारे मन को लगने लगता है कि भैया यार अपन ने कुछ अच्छा किया है तो थोड़ा सा अगर हम बुरा कर लेंगे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, मतलब कम ऑन, इट्स अ नॉर्मल थिंग, अच्छा भी तो किया ना हमने। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब क्या होता है जब हम लोग डाइटिंग शाइटिंग करने के लिए जाते हैं ना तो वहां पर ये देखा गया है कि लोग बाग जो हैं वो स्टार्टिंग में तो अच्छी खासी डाइटिंग कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे कुछ दिन हो जाते हैं तो उठा करके कुछ बड़ा चीज़ी सा आइटम उठा के खा लिया, या फिर सुबह बहुत अच्छी डाइटिंग करी और शाम को बड़े शुगरी कोल्ड ड्रिंक पी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन में ये चीज आ गई कि अरे यार मैंने आज सुबह कितनी अमेजिंग डाइटिंग करी, कितनी अच्छी डाइटिंग करी है, मतलब मैंने खुद को एकदम रेजिस्ट किया, मैं एकदम सही तरीके से बिहेव कर रहा था, तो थोड़ा तो चलता है। यही बात एक और तरीके से अगर रखी जाए तो पता चला कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर आप एक बर्गर ऑर्डर करते हैं और बस एक बर्गर, आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आप एक बर्गर ऑर्डर करते हैं, तो उस बर्गर के साथ में आपको थोड़ा सा सैलेड भी ऑर्डर कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अकेला एक बर्गर ऑर्डर किया तो वो एक बर्गर खाने के बाद आपको मन में आएगा एक सवाल कि यार मैं डाइटिंग कर रहा हूं और मुझे इतनी भूख लग रही है और मैंने सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बर्गर खाया है, तो एक बड़ा सा लार्ज कोल्ड ड्रिंक पीना तो बनता है। और उसके बाद धीरे धीरे से आप फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर लेंगे, आप ये कर लेंगे, क्योंकि आपके मन में क्या हुआ कि यार मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने सिर्फ एक ही तो बर्गर खाया, तो ये तो चलता है। भाई आपने वो एक बर्गर क्यों खाया था, उसकी वाई ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। और राइटर यहां पर इसी बात पे बार बार फोकस करते हैं। देखिए, अगर आप एक शॉपर हैं और आप किसी दुकान में गए, और मॉल्स में तो ये अक्सर होता है, आप सिर्फ एक छोटे से किसी पैकेट का चिप्स कुछ लेने के लिए वहां पे पहुंचे हैं, लेकिन जब आप बाहर आ रहे हैं तो बहुत सारे सामान है। क्यों? क्योंकि जब आप अंदर गए तो आपको पता चला कि 30 रुपए का जो चिप्स का पैकेट था वो 27 रुपीज में मिल रहा था, या फिर ज्यादा डिस्काउंट 25 रुपीज में मिल रहा था, तो मैं 2 चिप्स के पैकेट ले लेता हूं। क्यों भाई? खाना तो एक ही चिप्स का पैकेट है ना, तो दूसरा क्यों? क्योंकि वो ऑफ में था। यहां पर जब भी आपके सामने टेम्पटेशन आए, आपको एक बहुत सिंपल सा काम करना है। आपको खुद को यह याद नहीं दिलाना है कि यार याद कर, तूने उस टेम्पटेशन को फाइट किया था। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो दिमाग है वो कहेगा कि भाई कुछ अच्छा किया है तो कुछ बुरा भी करने की परमिशन है हमारे पास। इसके बदले अपने दिमाग को ये याद दिलाएं कि जब पहली बार वो टेम्पटेशन आपके सामने आई तो आपने रेजिस्ट क्यों किया। क्यों मैंने वो चीज़ी पिज्ज़ा जो था वो पहली बार में नहीं खाया। अगर आप देसी हैं तो क्यों मैं आजकल मैगी नहीं खा रहा हूं, क्योंकि मुझे मैदा कम खाना है, क्योंकि मुझे वेट लॉस करना है। या फिर क्यों मैंने पहली बार में वो एक्सपेंस नहीं उठाया, बहुत सारे चिप्स के पैकेट नहीं लिए, क्योंकि मुझे सेविंग्स करनी है। तो अगर मुझे सेविंग्स करनी है और कहीं पे कोई चिप्स का पैकेट ऑफ में मिल रहा है तो और अच्छी बात है, मेरी सेविंग्स और ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ऑफ के चलते आप 2 चिप्स के पैकेट ले आए और जहां सेविंग्स करनी थी वहां पे तो आपने खर्चा ज्यादा कर दिया। क्यों पूछें खुद से, और सडनली आपको अलग अलग सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलने लगेंगे। अब अगले एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि हम लोग जो ये वांटिंग वाली होती है ना फीलिंग आपके अंदर की, इसको हम लोग खुशी के साथ यानी हैप्पीनेस के साथ कैसे कंफ्यूज कर जाते हैं। पहले के समय अगर हम लोगों को बाहर से खाना खाना होता था तो क्या करना पड़ता था?
सबसे पहले के समय अगर हम देखें तो हमें उस जानवर को मारने के लिए भागना पड़ता था। मैं बात कर रहा हूँ अर्ली ह्यूमंस के ज़माने की। धीरे धीरे से हम लोगों ने एडवांसमेंट्स करी, तो हमने फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया, वो धीरे धीरे से आगे बढ़ा, तो हम लोगों ने ऐसे दुकानें देखी कि भैया यहाँ जाएंगे तो ये खाने के लिए मिलेगा। चीज़ें और आगे बढ़ती गई, तो पता चला रेस्टोरेंट्स खुलने लगे, अलग अलग जगह ढाबे अलग अलग जगह खुलने लगे। भाई बहुत ही बढ़िया। लेकिन आज के ज़माने में हम सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन में अगर कुछ टैप 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 करें तो खाना हमारे डोर स्टेप पे कोई बंदा आके डिलीवर करके चले जाता है। नॉर्मल सी बात है। समय के चलते टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स आती हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। लाइफ में कुछ चीज़ों का आसान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ों का आसान होना हमारे लिए एक बैड न्यूज़ लेके आता है। और उन भाई साहब में से एक है डोपामीन। डोपामीन हमारे शरीर का एक ऐसा केमिकल है, जब रिलीज होता है ना तो हमें अच्छा महसूस होता है। जनाब बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब ये रिलीज होता है तो हमें अच्छा महसूस होता है। और इस दुनिया में आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा इंसान है जिसे अच्छा फील होना अच्छा नहीं लगता मतलब सबको ही अच्छा लगता है। अब ऐसा है कि जब आपको अच्छा महसूस होता है तो आपका शरीर चाहता है कि भाई आप दोबारा से जल्द ही वापस से वो अच्छी वाली जो फीलिंग है उसको फील कर सकें आप अपने अंदर। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है बॉस, ये जो डोपामीन होता है ना, ये काफी एडिक्टिव भी होता है। अब पहले के समय में भी लोग डोपामीन के पीछे ही भागते थे, लेकिन डोपामीन पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, तो बीच में टाइम लंबा लगता था। अब खाने का एग्जांपल ले लीजिए, लेकिन जैसे जैसे चीजें आसान होती गई तो ये डोपामीन का मिलना भी काफी ज्यादा आसान होने लगा। सबसे रीसेंट एग्जांपल अगर उसका हम देखें तो भैया पहले के टाइम पे कहते थे कि वो पिजन के पाँव में चिट्ठी विट्ठी बांध के ऐसे भेजी जाती थी, है ना, उड़ कबूतर उड़। और उसके चलते चलते धीरे से हम जब टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े तो टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, फिर आंसरिंग मशीन आई कि अगर आप मान लीजिए टेलीफोन उठाने के लिए वहां पर नहीं है तो आपको मैसेजेस आते थे, यू हैव 3 न्यू मैसेजेस। और जैसे आप वो देखते थे तो आपको खुशी होती थी, आपको अच्छा फील होता कि यार मेरे पास ना कोई मैसेज आया। हो सकता है 2 तो आपकी टेलीफोन कंपनी नहीं भेजे हो, लेकिन तीसरा किसी इंसान का मैसेज होता था, हमें अच्छा लगता था। लेकिन विद टाइम क्या होने लगा कि भैया हमारे पास स्मार्टफोन्स आ गए, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, एक टुडुंग करके फोन में बजता है और हमारे सामने वो मैसेज आ जाता है। और जब भी हमें कोई मैसेज मिलता है हमारे दिमाग में बहुत छोटी सी मतलब एक क्वांटिटी में डोपामीन रिलीज होता है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि भाई कोई हमें मैसेज कर रहा है, कोई हमें याद कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है फिर? अब देखिए पहले के समय में भी लोग एक दूसरे को याद करते थे, लेकिन बीच में टाइम गैप होता था। लेकिन आज के ज़माने में जैसे जैसे हम लोग और मैसेजेस के आदी हो गए हैं कि भैया जल्दी जल्दी बातें होती हैं, सब कुछ एकदम जल्दी जल्दी होने लगा है, तो अगर मान लीजिए आप सोशल मीडिया एडिक्ट बन चुके हैं, यानी कि आप रोज बहुत सारे लोगों से बात करते हैं और सडनली आज कोई आपसे बात नहीं कर रहा, आज किसी का मैसेज आपके पास नहीं आया, आज जो आपने फोटो अपलोड करी उसमें पिछली बार तो यार 100 कमेंट्स आए थे, लेकिन इस बार तो सिर्फ 25 कमेंट्स आए। अरे ऐसा क्यों? अब कमेंट्स तो आ रहे हैं ना, कोई तो आपसे बात कर रहा है ना, लेकिन हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये इंसान की बहुत पुरानी आदत है। लेकिन इसी के चलते जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे अंदर आती है वो ये है कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे अंदर डोपामीन की क्रेविंग जो होती है वो समय के साथ और ज्यादा बढ़ने लगती है अगर डोपामीन जल्दी जल्दी मिलने लगे तो। अब यहाँ पर सोशल मीडिया भी है, यहाँ पर जो गेमिंग होती है ना वो भी इन्वॉल्व है। अगर आप लोग गेम को भी देखें तो आज के जमाने में जिस तरीके से गेम्स डेवलप होने लग गए हैं तो उसमें ना ऐसा हो गया है कि आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा और जैसे ही वो रिवॉर्ड आपको मिल जाता है ना, विद इन अ फ्यू मिनट्स गेम बोल देता है कि अब आपको अगले लेवल पे ये चीज मिलने वाली है, ये वेपन मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये स्किन मिल जाएगी। और सडनली क्या होता है, आपके अंदर वो जो सेंस ऑफ एक्साइटमेंट था वो नई चीज को लेके वो पूरी तरह से खत्म। अब आपको क्या चाहिए? वो नई चीज चाहिए। हम एकदम बच्चे बन जाते हैं। गेमिंग कह लीजिए, सोशल मीडिया कह लीजिए, या फिर इन जनरल अभी का जो जमाना है उसे कह लीजिए, डोपामीन के पीछे या डोपामीन को यूज करके कैसे हम किसी और को अपने प्रोडक्ट के पीछे एडिक्ट बना सकते हैं, ये बात कंपनीज को भी पता है, ये बात डेवलपर्स को भी पता है, ये बात सबको पता है और वो इसे बराबर यूज करते हैं। तो इस जमाने में अगर आपको इस ट्रैप से बचना है, इसको डोपामीन ट्रैप कहा जाता है, अगर आपको इससे बचना है तो आपको अपने लिए कुछ छोटे छोटे से रूल्स बनाना जरूरी है। जैसे कि अगर आप गेमिंग करने के लिए बैठे हैं तो आप लगा लीजिए अलार्म कि यार मैं 2 घंटे गेमिंग करूंगा, उसके बाद बस दैट्स इट, मतलब 2 घंटे ऑफ माई लाइफ आई एम गिविंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट्स इट। क्योंकि मेरी लाइफ में पैशन कुछ और है, मुझे अपना समय कहीं और इन्वेस्ट करना है। या फिर अगर आज आपने 6 घंटे की गेमिंग कर ली तो ठीक है, लेकिन अगले दिन वैसा रिपीट नहीं करना है क्योंकि समय बर्बाद हो रहा है। गेमिंग अगर आपका प्रोफेशन नहीं है तो उस पर अपना इतना समय इन्वेस्ट ना करें। सोशल मीडिया अगर आपका प्रोफेशन नहीं है तो उस पर हद से ज्यादा समय बर्बाद ना करें। ध्यान दें, डोपामीन एडिक्ट अगर आप बन गए तो डोपामीन एडिक्शन ही है जो सिगरेट और ड्रग्स की तरफ हमें धकेलता है। कोशिश करें उस ट्रैप में ना फंसें। अब इसी के चलते हमारा जो अगला एपिसोड है उसमें हम लोग न्यूरो मार्केटिंग के बारे में समझने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजा आएगा।
पिछले एपिसोड के एंड में जब मैंने आप लोगों से कहा न्यूरो मार्केटिंग, तो थोड़ा सा ना सुन के लगा होगा कि यार ये क्या मतलब, किधर जा रहे हैं हम, बायोलॉजी के अंदर डाइव। देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक स्टडी हुई थी जिसमें जो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था जो मार्केटिंग वगैरह के थे, तो उनको ना ऐसे अलग अलग जगहों पे भेजा गया था, किसी मॉल पे, किसी शॉप पर, और उनसे कहा था कि न्यूरो मार्केटिंग के अलग अलग एग्जाम्पल्स ढूंढ के लाने के लिए। लेकिन इससे पहले हम जानें कि भैया वो लोग क्या क्या एग्जाम्पल्स लेकर के आए, हम जरा समझते हैं न्यूरो मार्केटिंग क्या चीज़ होती है। देखिए न्यूरो मतलब आपके दिमाग के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल वायरिंग शायरिंग होती है, ठीक है। तो जो मार्केटिंग करने की कई सारी ऐसी टेक्निक्स होती है जहां पर आपका दिमाग सोचता है कि नहीं नहीं ये डिसीजन तो मैं ले रहा हूं, लेकिन रियलिटी ये होती है कि वो डिसीजन आप नहीं ले रहे, बल्कि आपके सामने जो चीजें दिख रही हैं वो आपके दिमाग को मैनिपुलेट करती हैं एक डिसीजन लेने के लिए। अब इसका एग्जांपल अगर हमें समझना है तो यहां पर जो ये बच्चे जब वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि किस तरीके से अलग अलग जो दुकानें होती हैं वो हमारे इस सो कॉल्ड ट्रिगर को इंक्रीज करते हैं। ट्रिगर यानी यहाँ पे जिस तरीके से शॉपिंग इंपल्स कहते हैं ना कि यार आपका मन नहीं था वो खरीदने का, लेकिन फिर भी आप जाके खरीद लिए। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आप एक दुकान में जाते हैं, छोटी सी मतलब ग्रोसरी टाइप की शॉप है, वहां पर कहते हैं कि भैया अगर आपने ये प्रेशर कुकर लिया या फिर आपने अगर ये सामान लिया तो आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, और आप जब उसे खरीदेंगे एक लॉटरी टिकट की तरह, तो एंड में हो सकता है आपको टीवी मिल जाए, आपको एसी मिल जाए, आपको फ्रिज मिल जाए। अब सोच के देखिए, आपको एसी फ्रिज नहीं चाहिए, अगर एसी लग भी जाता है तो उसके बिल देने के आपके पास इनफ जो पैसे वैसे होते हैं वो आपके पास नहीं है मंथली, लेकिन आपका दिमाग कहीं ना कहीं झुक जाता है कि अरे यार अगर स्क्रैच कार्ड में निकल गया तो। और वहां पर आप देखते हैं हो सकता है आपके सामने किसी को जीतते हुए, अगर बहुत सारे लोग अपना जो स्क्रैच कार्ड है उसको यूज कर रहे हैं। अब आपको वो जो फलाना फलाना कुकर हो गया या वो बेडशीट हो गई उसे खरीदने का कोई शौक नहीं था, लेकिन आप खरीद लेते हैं एक उम्मीद में कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई सारी ऐसी दुकानें होती हैं जहां पर ना ऐसे भाई कपड़े तो सारी मिल रहे हैं, स्वेटर मिल रहे हैं, जैकेट मिल रहे हैं, पैंट्स मिल रहे हैं, जीन्स मिल रहे हैं, लेकिन जो उसका वॉलपेपर होता है, जो दुकान के बाहर उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सी क्वालिटी में एक बहुत बड़ा सा ऐसे पोस्टर लगा के रखा है जिसके अंदर 2 मॉडल्स खड़े हैं, लड़के मॉडल्स हो सकते हैं, लड़की मॉडल्स हो सकती हैं। उन्होंने जो कपड़े पहने होते हैं वो काफी ज्यादा कम होते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट्स में खड़े हुए हैं, बीच के किनारे हंस रहे हैं, सनग्लासेस पहने हुए, और इस टाइप के शॉर्ट्स होते हैं। क्यों? देखिए यहां पर किसी भी तरह से राइटर ये नहीं कह रही कि भैया छोटे कपड़े पहनना गलत होता है और समथिंग लाइक दैट, वो सिर्फ इतना समझा रही हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए ऐसा है कि आपका जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो बड़े सिंपल तरीके से वायर्ड है। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ी न्यूडिटी दिखाई देती है तो आप तुरंत उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टेड फील करते हैं। मैं कंप्लीट न्यूडिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अगर आपको कहीं पे कपड़े कम भी दिखाई देते हैं तो आप तुरंत आपका एक आंखें एक बारी उधर चली जाती है। इसके पीछे कोई अबनॉर्मल बात नहीं है, बड़ी नॉर्मल सी चीज है भाई। जो चीज आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कॉमन बात नहीं है वो चीज अगर आपके सामने हो तो आपकी क्यूरियोसिटी एक बारी वहां पे नजर घुमा देती है। लेकिन जब आपकी नजर उस स्टोर पर गई, अच्छा तो इसके अंदर क्या क्या है, अच्छा ये भी अवेलेबल है, ओके यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है, क्या आपको स्टोर में जाना था? नहीं। क्या आपको स्टोर से कोई सामान खरीदना था? नहीं। क्या आपको स्टोर में कोई इंटरेस्ट है? नहीं। फिर भी आपकी जो आंखें हैं वो एक बार उस स्टोर को थोड़ा सा नापने लगती हैं। याद है मैंने थोड़े समय पहले कहा था कि आपको ऐसा लगेगा कि डिसीजन आप ले रहे हैं, लेकिन दरअसल आपके दिमाग को मैनिपुलेट किया जाता है एक डिसीजन लेने के लिए। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो इस पूरे फिनोमिनन को ही न्यूरो मार्केटिंग से जाना जाता है। लेकिन इससे पहले आप ये सोचने लगे कि अरे यार ये तो सारा डोपामिन का पंगा हो रखा है, क्योंकि ये सबके पीछे डोपामिन ही रीजन है। जब आपने उस मॉडल को देखा, आपको अच्छा लगा, या फिर आप उस दुकान में गए, आपने उस स्क्रैच कार्ड यूज किया, आपको अच्छा लगा, सारा खेल डोपामिन का है। तो हम एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर से बोलते हैं बॉस हमारे साथ तो नहीं हो पा रहा, ये डोपामिन के कारण बहुत सारे पंगे हैं, आप तो हमें कोई दवाई दे दो जिससे डोपामिन को हम सप्रेस कर सकें। और ऐसी दवाइयां मार्केट में आती भी हैं। लेकिन राइटर यहां पर एक बात को बड़े ध्यान से हमें समझाती हैं, ये जो डोपामिन सप्रेसिंग ड्रग्स होते हैं ये लेने से पहले हमें ये समझना जरूरी है भाई डोपामिन कोई खराब चीज नहीं है आपके लिए। डोपामिन बनाई बिल्कुल सही इंटेंशन से गई थी कि भैया आपको अच्छा फील हो लाइफ में। प्रॉब्लम ये है जब हम हर 2-2 मिनट में अच्छा फील करने लग जाते हैं। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि भाई अगर आपको लगता है आप सोशल मीडिया पे हद से ज्यादा समय बिताते हैं तो 24 घंटे बिना उसके बैठ के देख लीजिए। लेकिन ये समझिए कि यार ये जो डिजायर होती है ना आपके अंदर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके शरीर से हम डिजायर को निकाल के फेंक दें तो आप चलते फिरते रोबोट से कम नहीं होंगे। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें, डोपामिन या ये जो डिजायर्स होती है ना चीजों को खरीदने की, इनमें कोई बुराई नहीं है, ये बिल्कुल बढ़िया आइटम्स हैं, बस हमारा इन पर एक कंट्रोल होना जरूरी है। अब देखते हैं कि हमारी अगले एपिसोड में स्ट्रेस से रिलेटेड हमारी राइटर मेम साहब ने कौन सी बात करी है। हाय ये वर्ड स्ट्रेस,
मतलब हम सबकी जिंदगी में जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचा कर रखी है, ये वो वाला वर्ड है। लेकिन हमारा जो ये स्ट्रेस होता है ना, इसका एक और कनेक्शन होता है हमारी पावर ऑफ वांट के साथ, यानी सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो हमारी विल पावर के साथ, हमारी सेल्फ कंट्रोल के साथ एक सीधा सीधा सा कनेक्शन होता है। एग्जाम्पल बताते हैं, याद है कुछ एपिसोड्स पहले हमने सुना कि किस तरीके से वो डेड वीक कहा जाता था। मतलब बच्चे जो होते थे वो एकदम डिप्रेस से हो जाते थे, तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे, सिगरेट पीना ज्यादा हो गया, खाना वाना बहुत ज्यादा हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बॉस, जब आपकी जिंदगी में स्ट्रेस आने लगता है तो आपके शरीर को यह पता होता है कि आप नेगेटिव फील कर रहे हैं। एक्चुअली में आपके शरीर से ज्यादा आपके दिमाग को, अगर हम एक्यूरेटली बात करें तो ये पता होता है कि यार मजा नहीं आ रहा। ध्यान से सुनिएगा जनाब, क्या नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। और यहां पर एक सिंपल सी बात है जो हमारे दिमाग को पता होती है कि अगर हुजूर को मजा नहीं आ रहा है, यानी कि हुजूर के मन में नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, तो क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। क्योंकि हमारे दिमाग का ये सबसे बेसिक फंक्शन है, उसको बैलेंस सबसे ज्यादा पसंद होता है। इसलिए जो हम लोग कहते हैं ना एकैस्टिक स्टेट ऑफ माइंड, वो सिंपल है बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। तो जैसे ही उसको पता है कि भैया आपके अंदर नेगेटिव 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 इमोशंस ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या करना है, पॉजिटिव 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 इमोशंस दो। पॉजिटिव इमोशंस कैसे दे सकते हैं भाई, बर्गर खा लो, पॉजिटिव सा फील करोगे, आइसक्रीम खा लो, अच्छा सा फील करोगे। अब याद रखिएगा आपका दिमाग वही बातें सजेस्ट करेगा जहां पर आपको एक्चुअली में अच्छा लगता है। अब इसके चलते यहां पर ये देखा गया कि जब हम लोग बहुत ज्यादा ये डोपामिन की तरफ जाने लगते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं उसकी एडिक्ट बनने लगते हैं। लेकिन जब हमारा शरीर सेरोटोनिन रिलीज करता है तब प्रॉब्लम नहीं होती। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल सा समझते हैं। देखो अभी तक हम ये तो समझ चुके हैं कि जब हम लोग पिज्जा खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कुछ शुगरी कंटेंट खाते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। लेकिन एक बात बताओ, जब आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हो अपने दोस्तों के साथ, तब कैसा फील होता है? या फिर आपने नोटिस किया होगा कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनको रिलीजियस सर्विस जब वो अटेंड करते हैं उन्हें बड़ा पीसफुल लगता है, अच्छा लगता है। कुछ लोगों के लिए किताब पढ़ना, कुछ लोगों के लिए टहलना, कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन या फिर योगा शोगा हो गई, कुछ लोगों के लिए उनकी क्रिएटिव हॉबी। ध्यान दीजिएगा जब आप लोग ये सारे काम करते हैं तब भी तो आपको अच्छा ही लगता है। तो क्या ये काम करना बुरा होता है या अच्छा होता है? ऐसा है बॉस, जब आप लोग ये सारे काम करते हैं तो आपके शरीर में सेरोटोनिन रिलीज होता है, और सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल होता है जो एक्चुअली में आपका जो मूड होता है ना उसे एनहांस करने के लिए रिलीज किया जाता है। वहीं पे जो डोपामिन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा फील करने के लिए, एक रिवॉर्ड का जो प्रॉमिस होता है उसके लिए रिलीज किया जाता है। तो क्या है, जब आप लोग अपनी लाइफ में गैम्बलिंग यानी जुआ हुआ खेलना, शॉपिंग कर लेना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, खाना वाना एक्सेस खा लिया या वीडियो गेम्स खेल लिए, इन सारी चीजों से जब आपका डोपामिन रिलीज होता है तो वो आपके शरीर के लिए काफी नेगेटिव होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको अच्छा फील ही करना है, अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं और आपको अच्छा फील करना है तो कोशिश करें वो काम करने की जिससे आपके शरीर में सेरोटोनिन रिलीज हो। एग्जांपल में आपने एक मसाज ले लिया, एक अच्छा सा हॉट वाटर बाथ ले लिया। कोई मेहनत वाला काम मत करो, मतलब ऐसा कोई काम करने मत जाओ जहां पर आपको ऐसे करते समय ना खुद को गाली देने का मन करे। ऐसा काम करो जिसे करते समय अच्छा भी फील हो, लेकिन वहीं पे आपको ये भी पता हो कि ये पर्टिकुलर काम करते समय मैं अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। और इन सब में आई थिंक जो 2 पॉइंट्स जिन पे मैं पर्सनली सबसे ज्यादा अग्री करा, दैट इज जब मैं कोई स्पोर्ट खेलता हूं, जब मैं म्यूजिक सुनता हूं, या फिर कभी कभी जब आप लोग खाली से रास्ते में टहलने के लिए जाते हैं, किसी पार्क में टहलने के लिए जाते हैं, काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो आराम से एक बारी चिल मार के सांस लें और ये एक्सपीरियंस लेकर देखें, और आपको पता चलेगा कि सेरोटोनिन जब आपके शरीर में रिलीज होता है इन एक्टिविटीज के बाद, तब जो अच्छा अच्छा सा महसूस होता है ना, वो एक्चुअली में काफी ज्यादा इंप्रूव्ड फीलिंग होती है एज कंपेयर टू पिज्जा खा लेना। क्योंकि पिज्जा खाने के बाद कई बार ना हम लोग थोड़ा रिग्रेट करते हैं कि अरे यार फिर वेट बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं पे जब हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो हमारे शरीर के लिए भी हेल्दी है, हमारे ब्रेन के लिए भी हेल्दी है, उसके बाद हमें रिग्रेट नहीं होता, अच्छा भी फील हो गया, रिग्रेट भी नहीं हो रहा। मतलब वो क्या कहते हैं हिंदी में, सोने पे सुहागा, वैसा वाला कुछ है। तो आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से सोचें, अपनी जो एक्सपीरियंसेस है उन्हें रिकलेक्ट करने की कोशिश करें, क्या पता उनसे आपको मदद मिले। क्योंकि हमारा जो अगला एपिसोड है उसमें हम लोग गिल्ट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, गिल्ट एक ऐसी फीलिंग जो हम सबकी जिंदगी में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं कहीं ना कहीं अपना अपना एक घर बना लेती है। तो क्या है जो राइटर मेम साहब इस बारे में कहना चाहती है, आइए सुनते हैं, समझते हैं अगले एपिसोड में। यार ये लोग जो जुआ वगैरह खेलते हैं, ये लोग स्टूपिड होते हैं क्या? नहीं, कॉमन सेंस नहीं होती इन लोगों में। एक बार पहली बार में पैसे लगाए तो हार गए पैसे, दूसरी बार पैसे लगाए, दूसरी बार भी हार गए, तो रुक जाओ ना, तीसरी बार पैसे क्यों लगाने के लिए जा रहे हो? इंटरेस्टिंग। देखो सवाल तो इंटरेस्टिंग है कि भाई किसी भी इंसान को इस दुनिया में, चाहे वो इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे किसी भी देश का बिलोंग करता हो,
अपनी जेब से अगर पैसे जा रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहां पर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। इमेजिन कीजिए कि आप लोग डाइटिंग शाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आपकी जो ये सो कॉल्ड डाइटिंग हो रही थी, इस बीच में आपने गलती से कुछ ऐसा खा लिया जो डाइट में आपको नहीं खाना था। क्या इमोशन आता है आपके मन में सबसे पहले? अरे यार, इतना सही चल रहा था, जबरदस्ती टूट गया यार। पहला फील, इस फीलिंग को कहते हैं रियलाइजेशन। इसके बाद आता है गिल्ट। और गिल्ट क्या चीज होती है मैं आपको समझाता हूं कि यार अब क्या करें, अब तो टूट ही गया है आज का डाइटिंग, ठीक है अब ये टूट ही गया है तो कुछ और भी खा ही लेते हैं। यहां पे इस इमोशन पे जनाब खुद को एकदम पॉज कर लीजिए और अब आप एकदम जुए वाला जो एग्जांपल था ना उसके साथ रिलेट कर पाएंगे। ये जो फीलिंग होती है ना गिल्ट की, कि बड़ी डिप्रेसिंग फीलिंग होती है। ये एक ऐसी फीलिंग होती है जहां पर हमें ना खुद पे बड़ी शर्म महसूस होती है, हमें खुद पे बहुत ऐसा घटिया सा फील होता है। और जब हमें ये फीलिंग अपने अंदर से आती है ना तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं समझ जाता है कि भैया हम अच्छा फील नहीं हो, तो वो जस्टिफाई करने लगता है उस सिचुएशन को कि कोई बात नहीं, अब ये तो हो ही गया है, क्या पता अगली बार पैसे लगाएंगे तो वो पैसे वापस आ जाएंगे। अब आज तो खाना नहीं टूट ही गया ना, तो कोई बात नहीं, आज खा लो, कल से शायद हमारी अच्छी वाली डाइटिंग शुरू हो जाए। ये जो गिल्ट होता है ना, इसका नेगेटिव जो इमोशन है वो यही होता है। लेकिन यहां पर इन भाई साहब के एक चंगू मंगू दोस्त भी हैं, जिस दोस्त को हम लोग बुलाते हैं फॉरगिवनेस, और एग्जाम्पल तरीके से कहें तो सेल्फ फॉरगिवनेस, हिंदी में कहें तो खुद को माफ कर पाना। देखिए जनाब, जब हम लोग छोटे से बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स थे वो लोग जो हमें रूल सिखाया करते थे, हमारी सेल्फ कंट्रोल का जो ध्यान है वो रखा करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगे तो भैया यार अब ये डिसीजन तो हम ही लेंगे ना। तो बचपन में तो ठीक है यार, पेरेंट्स ने कंट्रोल कर दिया, और हमारी जो राइटर मेम साहब है वो कहती है बिल्कुल उनको पनिशमेंट हमें देनी पड़ती है, क्योंकि छोटे बच्चे वाइल्ड एनिमल से कम नहीं होते, उनको रूल्स और लॉ की समझ नहीं होती, उन्हें बात का जो कम्युनिकेशन स्किल्स उनके उतने स्ट्रांग नहीं होते। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, अब आपको बात करना आता है, अब आपको अलग अलग इमोशंस आती हैं। ऐसे होने के बावजूद कुछ लोग अपने बचपन के इस सेल्फ पनिशमेंट या इस अरे यार तुमने गलत किया, तुम हमेशा यही करते हो, इस वाली फीलिंग से बाहर नहीं निकल पाते। इस बात को समझने के लिए हमारी राइटर मेम साहब ने एक बहुत बेसिक से कुछ लाइंस यूज किए, और जरा सोच के देखिएगा क्या आप लोग ये पर्टिकुलर लाइंस खुद के ऊपर यूज करते हैं। अरे यार तो कितना ज्यादा आलसी है, तो प्रॉब्लम क्या है भाई, हमेशा यही क्यों करता रहता है, जब देखो कोई भी डिसीजन लो तुम उसमें फेल हो जाते हो, हमेशा इसी तरह की हरकतें करते रहोगे क्या तुम? अब ध्यान दे रहे हैं इस बात पे, अगर आप अपने अंदर महसूस नहीं कर पा रहे तो यू मस्ट बी हैविंग सम फ्रेंड्स जो बार बार ना बड़ी नेगेटिव बातें करते हैं, हमेशा ऐसी बातें करते हैं जिससे ना वो खुद को एकदम गिरा देते हैं, एकदम तोड़ देते हैं, खुद की बेइज्जती करते हैं, अंदर से ही खुद की बेइज्जती करते रहते हैं। ये इमोशन एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक इमोशन होता है। देखिए जनाब, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती से गिल्ट जनरेट अगर आप करते हैं तो आप और गलतियां करते ही रहेंगे। लेकिन अगर आपको उस गलती पे एक फुल स्टॉप लगाना है, आप मतलब ठीक है हो गई गलती लेकिन अब और नहीं करना, तो वहां पे एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, उसे कहते हैं सेल्फ फॉरगिवनेस। खुद को माफ करना जनाब बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए यार, खुद को अगर माफ करना है ना तो 3 तरीके बताए हैं हमारी राइटर मेम साहब ने, उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, व्हाट आर यू फीलिंग, आप अभी के टाइम पे क्या फील कर रहे हो। आप मतलब फेलियर हो गया आपके साथ, आप कुछ चाह रहे थे करना, आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, आप फेल हो गए उस पर्टिकुलर चीज में, क्या फील कर रहे हो। बुरा लग रहा है, एक्सेप्ट करो। ऐसा लग रहा है कि यार सब टूट सा गया, एक्सेप्ट करो इस बात को, कोई बात, अपन को बस ये देखना है, अपन इग्नोर नहीं करेंगे उस फीलिंग को। क्या हो रहा है, बुरा लग रहा है, ओके, फील करो उस इमोशन को, 2 मिनट बैठ जाओ खुद के साथ, फील करने के बाद खुद को एक बात कहो, भाई तो इंसान ही है। आप कैसे बात कर रहे हो, इमेजिन करो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हो। आपका बेस्ट फ्रेंड ना कभी आप जब आपकी लाइफ में कुछ फेलियर हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है ना, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपको और गाली दे रहा है और नेगेटिव बोल रहा है तो वो बिल्कुल आपका दोस्त नहीं है। जो आपके सच्चे दोस्त होते हैं ना वो आपसे मोटिवेटिंग बातें करते हैं, मतलब आपको बुरा फील नहीं करवाते। क्या बोलेंगे वो, यार इंसान ही है ना भाई तू भी, कोई बात नहीं, होगी गलती, अगली बार नहीं करेंगे, इस बार और मेहनत करेंगे। इस टाइप की बातें बोलना बहुत जरूरी है। थर्ड ये है जो राइटर मेम साहब खुद कहते हैं कि आप अपने दोस्त को क्या कहेंगे। देखिए जनाब, आप अगर अपने दोस्त के साथ बैठे हैं और वो अपनी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम में आता है, आप चाहे कुछ भी हो जाए उसे गाली नहीं देंगे, तो फिर आप खुद को गाली क्यों देते हैं। ये 3 सवाल जनाब अपने साथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से सुनिए, आप उस समय क्या फील कर रहे हैं उस बात को अपने अंदर समझिए, महसूस कीजिए। दूसरा, खुद को बताइए कि आप जनाब एक इंसान ही हैं और इंसान से गलतियां होती हैं, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। और तीसरी बात ये कि आप अपने दोस्त को उस समय क्या बोलेंगे, क्या आप उसे गाली देंगे या फिर क्या आप उसको ऐसे थोड़ा उसका मन बहलाएंगे, उसे नॉर्मल फील करवाएंगे। ये बातें अगर आप अपने अंदर रखते हैं तो आप खुद को माफ करके एक बेटर डिसीजन लेने में कामयाब रहेंगे।
अब इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं हमारी इस किताब के अगले चैप्टर पे, और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में। क्या होता है ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन? क्योंकि बेइज्जती बहुत बुरी तरह हुई है इंसानों की, शर्मनाक है ये एपिसोड हमारे लिए। आई डोंट थिंक कि इंसानों की हिस्ट्री में मैंने कभी इस तरह का कोई एग्जाम्पल सुना है, या दूर दूर से भी कुछ ऐसा सुना है, और मैं समझ सकता हूं कि इस एग्जाम्पल को ज्यादा लोगों के बीच में क्यों डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो भैया दो ग्रुप्स थे, ठीक है, एक साइंस स्टडी हो रहा था, एक ग्रुप में कुछ बच्चे थे, और बच्चे कोई ऐसे वैसे स्टूडेंट्स नहीं है, ये है स्टूडेंट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जो जर्मनी का काफी जाना माना यूनिवर्सिटी है, वहां के बच्चे हैं। और जो दूसरी ग्रुप थी, उस ग्रुप में चिम्प्स थे। चिम्प्स को हम चिंपांजी के नाम से भी जानते हैं। जी मैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं, दूसरी ग्रुप में बंदर थे, और इनके बीच में दरअसल एक टेस्ट किया जाने वाला था जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि इंसान जीतेगा। तो भाई टेस्ट बहुत ही सिंपल सा था। मतलब उनको प्रैक्टिकली स्नैक्स रखे जा रहे थे, और स्नैक्स से उन लोग कितना ज्यादा खुद को कंट्रोल कर सकते हैं ये टेस्ट करना था। तो पहले तो उनको ऑप्शन दे दिया कि भैया आप लोग 2 स्नैक्स के बीच में चूज करना चाहते हो, या फिर आप लोग 6 स्नैक्स के बीच में चूज करना चाहते हो, जहां पर इंसानों और बंदरों ने मिलकर एक ही जवाब दिया, हमको 6 स्नैक्स चाहिए अलग अलग, क्योंकि क्यों नहीं। इसके बाद जो हमारे इंसान थे उन लोगों को रूल्स बता दिए गए कि या तो आप लोग अभी के अभी इनमें से 2 स्नैक्स खा सकते हैं, या फिर अगर आप 2 मिनट के लिए इंतजार करते हैं तो आपको ये 6 के 6 स्नैक्स मिल जाएंगे। तो ठीक है जी, एक तरफ इंसानों को रखा गया, सेम रूल जो था वो चिंपांजी पे अप्लाई किया गया, एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया गया। एक्सपेरिमेंट जब खत्म हुआ तो रिजल्ट आया, और रिजल्ट कुछ इस प्रकार था। जो चिंपांजीज थे उन लोगों ने 72% ऑफ द टाइम वेट करना सही समझा कि भैया हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे, लेकिन हमको ज्यादा स्नैक्स चाहिए। वहीं पे जो हमारे इंसान वाले स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 19% टाइम वेट किया। मैं 90 नहीं बोल रहा, मैं 19 बोल रहा हूं। 19%। जो चिम्प्स थे, बंदर जो थे, उन्होंने वेट हमसे 72% किया, और हम लोग सिर्फ 19% टाइम वेट कर पाए। अब हमें यह समझना जरूरी है कि क्या इस एक्सपेरिमेंट के चलते वो जो मूवी है ना, वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ एप्स वगैरह, क्या वो सच है? क्या वाकई में जो ये चिंपांजीज है वो इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, या फिर बात कुछ और है? जनाब, हम लोग इस चैप्टर में जिस बात को ना बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब देखिए, ये बात फैक्ट है कि हमारा जो दिमाग है वो किसी बंदर के दिमाग से बहुत 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 ज्यादा डेवलप्ड है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक छोटा सा पंगा है, हमारा दिमाग जो इतना ज्यादा एडवांस्ड और इतना ज्यादा तेज चलता है ना, यही एक तरह से देखा जाए तो हमारी कमजोरी भी बन जाती है। क्योंकि जो चिंपांजी है उसको ऐसा लग रहा है कि भैया यार, अगर मैं वेट कर लेता हूं तो मुझे ज्यादा मिलेगा, तो वेट कर लेते हैं, लॉजिकल आंसर है। लेकिन वहीं पे इंसान का दिमाग इतना ज्यादा डेवलप्ड है कि वो हमें ही कन्विंस करवा रहा है कि नहीं नहीं, 2 मिनट वेट करके लेंगे तो 6 मिल रहा है, उसके बदले अभी ले जो है वो 2 ले लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अभी के अभी मिल जाएगा। हमारा दिमाग हमें ही कन्विंस करवा देता है कि हमें ज्यादा नहीं बल्कि इस कम को ले लेना चाहिए क्योंकि वो कम अभी के अभी मिल जाएगा। लालच, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये जो फीलिंग होती है ना, ये चिंपांजीज का जो दिमाग है वो यहां तक इवॉल्व ही नहीं हो पाया कि उनके अंदर ये वाली फीलिंग आए। लेकिन इंसान का दिमाग चूंकि इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से हम लोग हमारी लाइफ के न जाने कितनी एग्जाम्पल्स रिलेट कर सकते हैं। जरा सोच के देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको पता है कि आपको सेल्फ कंट्रोल अप्लाई करना है, लेकिन आप नहीं कर पाते। हमारे अक्सर डिसीजंस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, भाई टेम्पररी खुशी मिल जाए, अभी के अभी अगर कुछ हो जाए तो सही रहेगा। वेट करना हमारे लिए हमेशा एक वाला मोमेंट होता है। तो हमें अपनी लाइफ में इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, क्या वो डिसीजन हम इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ले रहे हैं कि कितनी जल्दी हमें ये चीज मिल सकती है, या फिर हमें एक्चुअल प्रॉफिटेबल, यानी जिस डिसीजन से हमारा फायदा हो, मुनाफा हो, हम वो डिसीजन ले रहे हैं। अगर आप इस बात पर एक चेक रख सकें, अगर आप इस बात पर एक नजर रख सकें, तो कई जगहों पर, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, उसमें एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। अब चलिए, ये वाली बात तो हमने डिस्कस कर ली। अब हमारा टॉपिक पहुंचता है प्री कमिटमेंट पे, जिसके बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। इस एपिसोड को सुनने से पहले मैं बता दूं कि ये कहानी जो मैं आप लोगों को आज सुनाने वाला हूं, जो प्रैक्टिकली राइटर ने इस किताब में हमें सुनाई है, ये काफी लेजेंडरी कहानी है। लेजेंडरी से मेरा मतलब है कि ये कहानी सच है या झूठ, इस पे कई सारे डिबेट्स हैं, लेकिन कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलते हैं इस कहानी की ओर। साल था 1519 यानी 1519।
एक स्पैनिश कॉन्क्वेस्टर थे जिनका नाम था हर्नन कॉर्टेज दी मोनरोय पिज़ारो। अब मैंने ना फील में बोल दिया एकदम, ठीक है, बाकी नाम ऐसा ही है और मेरे अंदर का इटालियन और स्पैनिश साथ में जगह। तो नहीं आओ, हमारे जो ये भाई साहब थे ये गोल्ड और सिल्वर के लिए अपने एक्सपेडिशन पे निकले थे और इनकी जो शिप थी वो क्यूबा से सदर्न मेक्सिको की तरफ निकली थी। अब वो अपने साथ में 11 अलग अलग शिप्स के अंदर 500 सोल्जर्स 300 सिविलियंस लेकर के आए थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि भैया यहां पर बहुत सारा सोना है और जितना सोना मिल सके उतना लेकर के जाएंगे। ठीक है जी। अब वहां पर जो नेटिव्स थे, यानी कि वहां पे सदर्न मेक्सिको में जो रहते थे भाई, वो इतने आसानी से अपनी जमीन देने के लिए रेडी नहीं थे। अब यहां पर एक सरप्राइज हुआ। यहां पर एज़टेक्स एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो समय के साथ जरूर विलुप्त हो गई, लेकिन ये भी काफी ज्यादा ब्रूटल और बहुत खतरनाक एक सिविलाइजेशन थी। जैसे इंडियंस होते हैं, अमेरिकन होते हैं, उसी तरह एज़टेक एक सिविलाइजेशन थी जो उस समय वहां के काफी बड़े राजा थे जिनका नाम था मोक्तेजुमा। और वो जनाब जो हैं वो ह्यूमन सैक्रिफाइसेस के लिए जाने जाते थे। आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक ऐसा सिविलाइजेशन था जहां पर इंसानों की बलि चढ़ाई जाती थी। अब जैसे भैया कॉर्टेज भाई साहब के जो शिप थी वो यहाँ पर आई, तो सामने जो हमारे ये मोक्तेजुमा भाई साहब थे उनकी आर्मी एकदम रिसीविंग एंड पे खड़ी हुई। उनको पता था कि भैया लड़ाई तो होनी है। अब जब कॉर्टेज की 11 की 11 शिप्स जब फाइनली पानी में लैंड हो गई तो उन्हें अपने सोल्जर्स की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि इनमें से कई सारों के लिए ये इनका पहला बैटल था। अब उन्हें पता था कि ऐसे में तो ये लोग उल्टा भग जाएंगे, तो उनको उल्टा ना भगने देने के लिए कॉर्टेज भाई साहब ने एक ऐसी हरकत करी जो हिस्ट्री में काफी ज्यादा डिबेटेड है कि भैया अगर ये वाकई में हुआ तो क्या ये सही डिसीजन था या खराब डिसीजन था। पहले ये जान लेते हैं कि भैया डिसीजन था तो था क्या। उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि वो जितने भी शिप्स में आए थे उन शिप्स को जला दिया जाए। बिल्कुल सही सुना, ही बर्न्ड ऑल ऑफ दोज शिप्स। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया ताकि उनके जो सोल्जर्स हैं, अब उन्हें पता था कि पीछे भगने का कोई ऑप्शन नहीं है, अब सिर्फ लड़ना है, या तो वो बचेंगे या तो हम बचेंगे। हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट नटोरियस एग्जाम्पल्स में से ये एक है और इसे कहा जाता है कि भैया आप अपने फ्यूचर की तरफ 100% कमिट हो जाएं। अब गारंटी हो चुका है, क्योंकि पीछे मुड़ने का और कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन इस बात को कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने भी बैठकर समझने की कोशिश करी कि क्या कॉर्टेज ने जो उस समय डिसीजन लिया था वो एक्चुअली में एक काफी सही डिसीजन था या एक गलत डिसीजन था। और समय के साथ ये पाया गया कि एक्चुअली में अगर आप पीछे मुड़ने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे डिफिकल्ट कर दें तो आपके सक्सेस का रेट और ज्यादा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपका डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है, आप बैठे हुए कि हाँ हाँ मैं चले जाऊंगा, टाइम पे चले जाऊंगा, टेंशन नहीं है। अब इसके बदले आप पहले से ही आपके जो डेंटिस्ट है उनको पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले लें। अब आपका शरीर आपको खींच कर लेकर जाएगा वहां पे, क्योंकि आप अपने पैसे भर चुके हैं। आप समझ रहे हैं? देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है, पीछे नहीं मुड़ पाओ। आपको कोशिश ये करना है, अगर आपको अपनी लाइफ में फर्म बने रहना है तो कुछ ऐसे डिसीजंस लें जिससे आपका जो क्या कहें, जो सेल्फ कहते हैं ना, रियलाइजेशन कह लीजिए, एक्चुअलाइजेशन कह लीजिए, वो बीच मझधार में ना हो। जैसे अगर आप जिम के लिए जा रहे हैं तो आपने पहले से सैलेड जो थोड़ा सा काट पीट के रख लिया, वरना सुबह उठ के आप देखने अरे यार खाना तो बनाया नहीं है, एक काम करता हूँ मैगी बना के खा लेता हूँ। नहीं जी, पहले से खाना अपना प्रिपेयर करके रखें। तो प्रैक्टिकली बात बड़ी सिंपल सी है, आप अपने आप को रिवर्स ना कर सकें। अगर आप अपने आप को रिवर्स नहीं कर पाएंगे तो ये एक बार नहीं कई बार नोटिस किया गया है, अलग अलग रिसर्चर्स में देखा गया है कि आप अपने डिसीजन पे ज्यादा बेटर तरीके से डटे रह सकते हैं। अब अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि विल पावर जो होता है वो कमजोर कैसे होता है, ट्रेन कैसे कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो ये विल पावर है ये दरअसल बहुत कंटेजियस होता है। कंटेजियस यानी कि ये बहुत जल्दी फैलता है। हमारे आज के इस एपिसोड की जो कहानी है वो शुरू होती है मार्क नाम के एक जनाब से। अब ये भाई साहब जो हैं ये दरअसल अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल से, जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो मिडिल क्लास आदमी होता है वैसी एक जिंदगी है इनकी। कॉफी शॉप में काउंटर संभालने का नया इन्हें एक जॉब मिला है और जॉब में उनको काफी मजे आ रहे थे, काफी अच्छी खासी जॉब थी, डिसेंट सैलरी थी। लेकिन इसी के चलते मार्क ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात धीमे धीमे से ऑब्जर्व करना शुरू करी। दरअसल वहां पे जैसे कई सारे अलग अलग वेंचर्स होती हैं, अलग अलग ऑफिसेज होती हैं, तो वहां पर एक ब्रेक टाइम होता है। और जनरली जो ये ब्रेक टाइम होता है इसमें जो ऑफिस के लोग जो स्मोक करना चाहते हैं तो वो एक स्पेशल एरिया बनाया गया होता है जहां पर सब लोग जाते हैं और सब लोग जाकर स्मोक करते हैं। अब हमारे जो ये मार्क
भाई साहब थे, ये एक ओकेजनल स्मोकर कह सकते हैं हम इन्हें। तो मतलब इनका बड़ा सिंपल सा था, कभी कभार अगर दोस्तों के साथ हैं तो पी लिया, अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी ऐसी कोई स्मोकिंग की आदत नहीं थी। अब एनी हाउ वो लोग सारे के सारे जैसे टाइम होता था तो वो लोग सब ब्रेक रूम में जाते थे, और हमारे जो मार्क भाई साहब थे वो काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करते थे, तो वो भी वहाँ पे जाते थे। अब वहाँ गए तो दोस्त लोग खड़े हुए साथ में, तो कंपनी देने के लिए एक आध सिगरेट के कश उन्होंने भी लगा लिए। अब धीमे धीमे से गाड़ी जो है इस एक दो सिगरेट के कश से आगे बढ़ने लगी। कुछ समय के बाद अब मार्क क्या है, एक काफी सेल्फ अवेयर इंसान थे, और ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने नोटिस किया कि यार मैं जब अकेले बैठा रहता हूँ तब तो मैं कभी सिगरेट नहीं पीता, लेकिन जैसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, जैसे ही ये ब्रेक रूम वाला टाइम आता है तो मैं तुरंत सिगरेट पीने लगता हूँ। एंड लाइक एवरीवन, उन्हें भी ये बात पता थी कि सिगरेट पीना इज नॉट रियली गुड फॉर हेल्थ। सवाल यहाँ पर सिर्फ इतना उठता है कि मार्क वहां पे सिगरेट क्यों पी रहा था? कोई उसे फोर्स नहीं कर रहा, उसके बॉस नहीं बोल रहे कि भैया अगर तुम सिगरेट नहीं पियोगे तो तुम्हें कंपनी से निकाल देंगे और समथिंग लाइक दैट। तो मार्क भाई साहब सिगरेट क्यों पी रहे हैं? सिंपल सी बात है, हमारी जो मैक्सिमम बिहेवियर्स होती हैं वो दरअसल एक तरह का ग्रुप बिहेवियर होता है। देखिए, ग्रुप बिहेवियर से मेरा एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा मतलब है, हमारी जो हरकतें होती हैं नेगेटिव वाली, वो अक्सर वही हरकतें होती हैं जो हमारे दोस्त कर रहे हैं। इसलिए वो एक लाइन नहीं है कि भैया जब आप अपने दोस्त चुनते हैं तो आपको बड़े सही तरीके से चुनना चाहिए। तो यहां पर हमने एक बात तो समझ ली कि भैया अगर हमारा जो सर्कल है वो किसी तरह की कोई गलत काम को करता है तो समय के साथ हमारा जो दिमाग है वो उस काम को वैलिडेट कर देता है। देखो, हमें भी पता है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या हो रहा था कि मार्क रोज रोज जाके सिगरेट पीने लगा, क्योंकि दिमाग ने वैलिडेट कर दिया, अरे ठीक है ना, मतलब अपने सारे दोस्त वहीं खड़े हैं, यार वहीं खड़े हैं, तू अलग से बैठ जाएगा तो हो सकता है वो लोग कोई डिस्कशन कर रहे हो जिसमें तू उनका पार्ट ना बन सके। इस तरह की बातें आपका दिमाग करके आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है दैट इट इज ओके टू डू समथिंग रॉन्ग जो दूसरे कर रहे हैं। अब यहां पर हमने बात करी किसी नेगेटिव बात की, लेकिन अब चलते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल पे। ये कहानी है कैलिफोर्निया की। अब देखिए, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, कैलिफोर्निया दरअसल अगर देखा जाए तो दुनिया के सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट सिटीज में बिलोंग करता है। वहां के जो लोग हैं दरअसल वो काफी ज्यादा अपनी एनर्जी को हम कैसे बचा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे बचा सकते हैं, हम पेट्रोल कार्स के बदले हम लोग इलेक्ट्रिक कार्स अगर यूज करें तो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होगा, इस तरह के डिसीजंस काफी ज्यादा लेते हैं। अब वहां पे जब ये सर्वे किया गया तो लोगों ने अलग अलग रीजंस बताए। कुछ लोगों का कहना था कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अगर हम अभी कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। कुछ लोगों का कहना था कि भैया अगर हम लोग ही आज की डेट में एक तरह से नेचर को नहीं बचाएंगे तो हमारे बच्चे क्या देखकर बड़े होंगे। ऐसे करके सबके अपने अपने बड़े इंटरेस्टिंग मॉरल आंसर्स थे कि वो इतने ज्यादा एक इको फ्रेंडली कह लीजिए, पावर कंज्यूम कैसे हम कम करें टाइप का एक कम्युनिटी बन गया था। अब यहां पर जब उन्होंने कई सारे आंसर्स को नोटिस किया तो वैसे तो सबके आंसर्स अलग अलग थे, लेकिन एक आंसर बड़ा कॉमन था, और वो आंसर था कि यार मेरा पड़ोसी भी यही करता है। बस ये एक एक लाइन बॉस सबका ना, वो कहते हैं ना, द अल्टीमेट आंसर टू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। आप अपनी लाइफ में बचपन से लेकर आज तक सोच के देखो कि कितनी बार ये लाइन सुन चुके हो अपने पापा मम्मी से या फिर अपने रिलेटिव से, टीचर से, कि बेटा अपनी जिंदगी में अपना फ्रेंड सर्कल जो है ना वो बिल्कुल ध्यान से सुनना। फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल पे ध्यान दो, फ्रेंड जहां देखो बचपन में नहीं फ्रेंड सर्कल का ज्ञान दिया जाता था। लेकिन जब इस रिसर्च को हम ध्यान से देखते हैं तो यहां हमें पता चलता है यहाँ भी फ्रेंड सर्कल का कॉन्सेप्ट सिर्फ फ्रेंड सर्कल से नहीं है, इट इज एक्चुअली योर कम्युनिटी। देखिए क्या है, जिस तरह से अभी हमने देखा कि भाई सिगरेट पीना एक बुरी आदत है, लेकिन आपका दिमाग बहाने बनाने लगता है कि भाई इस चीज को तो करना नॉर्मल है, कर लो कोई दिक्कत की बात नहीं। उसी तरह से जो अच्छी आदतें होती हैं वहां पर हम यही देखते हैं कि हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है। देखिए, आप जिस ग्रुप के पार्ट हैं वहां पर ना आपको फील मतलब ऐसा ज्यादा अलग से नहीं होगा कि आपको कोई नई आदत डेवलप करनी पड़ रही है। आपका दिमाग ना ऐसे देखेगा कि अच्छा ये भी यही करता है, ये भी यही करता है। आप इवेंचुअली वही हरकतें अपने आप करने लग जाएंगे, और एक दिन बैठे बैठे सोचेंगे जब आपका कोई दोस्त या कोई दूसरा इंसान जो उस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता वो आपसे काफी टाइम बाद आके मिलेगा और कहेगा यार तू तो काफी चेंज हो गया, मतलब पहले तो ये सब नहीं करता था। एंड दैट्स द टाइम व्हेन यू रियलाइज कि आप कितनी ज्यादा बदल गए हो। तो यहाँ पर इनफैक्ट ये एक हमारी राइटर जो है अकेले इन्होंने नहीं कि किस तरीके से आप जो होते हैं ना ये ग्रुप मेंटालिटी, इसमें हम ह्यूमंस बाय नेचर बिलोंग करते हैं। देखिए, अगर आपको अपने अंदर कोई अच्छा नेचर डेवलप करना है और आपको ऐसा लगता है कि यार आप अकेले करने में आपको प्रॉब्लम जा रही है, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, एक कम्युनिटी के पार्ट बन जाओ। इमेजिन करो कि आपको फिट होना है लेकिन आप घर पे फिट नहीं हो पा रहे, आपने बहुत कोशिश करी आपसे नहीं हो पा रहा।
आप जिम चले जाओ और सिर्फ जिम जाना कंटिन्यू कर दो। वहां पर जब आप जाते हो तो वहां पर आपकी खुद की एक नई कम्युनिटी बन जाती है। आपका दिमाग देखता है ये भी वर्कआउट कर रहा है, ये भी वर्कआउट कर रहा है, ये हेल्दी खा रहा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीजें अपने आप आ जाती हैं। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ध्यान अलग से देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस एपिसोड का सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा टारगेट है, आपको ये समझाना कि अच्छी आदतें हो या बुरी आदतें हो, आपकी कम्युनिटी में जब आप रहते हैं ये दोनों आदतें एकदम एफर्टलेसली आपको लग सकती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपकी चॉइस क्या होगी। साल था 1985। साइकोलॉजी की एक लैब थी ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी की, जो कि सेंट एंटोनियो टेक्सास में बिलोंग करती है। वहां पर 17 अंडर ग्रेजुएट्स थे जिनके साथ एक बहुत बड़ी डिलेमा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उनका दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा था। वो और कुछ जैसे सोच ही नहीं पा रहे थे। दिमाग हल्का सा कहीं भटक के और जाता, वापस से उसी बात पे आ जाता। बच्चे एकदम परेशान। क्या सोच रहे थे बच्चे? बच्चे सोच रहे थे सफेद भालू के बारे में। यस, यू हर्ड इट राइट, व्हाइट बेयर। आपको पता है वो बच्चे व्हाइट बेयर के बारे में क्यों सोच रहे थे? क्योंकि उन बच्चों से सिर्फ इतना बोला गया था कि अगले 5 मिनट तक आप व्हाइट बेयर्स के बारे में नहीं सोचेंगे। हमारा ये एपिसोड कहलाता है आई वोंट का सबसे बड़ा लिमिट। देखिए ऐसा है बॉस, आप लाइफ में कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, ये एक फैक्ट है कि हमारे अंदर का बच्चा हमेशा जगा रहता है। और चाहे कुछ भी हो जाए, अगर कोई हमें बोल दे कि ये काम नहीं करना है, तो फिर तो वो काम इस दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव काम बन जाता है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। अक्सर वो बच्चे जो एंजाइटी को सफर करते हैं, उनकी भी सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो अलग अलग टॉपिक्स के बारे में सोच रहे हैं और उनका दिमाग जो है वो इधर से उधर वॉन्डर किए जा रहा है, और इसी के चलते उनको एंजाइटी अटैक्स या पैनिक अटैक्स जो होते हैं वो अपने आप आने लग जाते हैं। लेकिन इस बात को संभालने का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा तरीका होता है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि ऐसा हमारे साथ दिमाग में क्यों होता है। हमारा जो दिमाग होता है ना, वो उन बातों को बड़े ध्यान से समझ लेता है, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर लेता है, जिसको वो इजीली कहीं पे देखा हो, कहीं पे वो पिक्चर इमेजिनेशन वगैरह सब कर सके। अब यही रीजन है कि भाई कई सारे लोग जो हैं वो जब फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज्यादा डरते हैं। उनका कहना है भाई प्लेन व्लेन क्रैश हो गई, तो प्लेन क्रैश होने के चांसेस 1 in 14 मिलियन होते हैं। यानी इतने कम चांस है कि आपका प्लेन जो है वो क्रैश होगा। लेकिन वहीं पर जब बात आती है डिजीजेस की, क्या आपने कभी नेफ्रेटाइटिस नाम की कोई डिजीज के बारे में सुना है, या फिर सेप्टिसीमिया? दैट्स द प्रॉब्लम कि हम इनके बारे में जानते भी नहीं है। और ये 2 डिजीजेस में से एक आते हैं जो यूएस के टॉप डेथ्स कॉज करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमने इस डिजीज के बारे में पहले कभी सुना ही नहीं है। हमने कुछ पता, कोई न्यूज में नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वहीं पे हम न्यूज में देखते हैं कि भाई कहीं प्लेन क्रैश हो गया, ये हो गया, वो गया, तो हमारा दिमाग उसकी प्रोबेबिलिटी को और इंक्रीज कर देता है। अब यहां से अगर हमें बाहर निकालना है, अगर हमारे दिमाग को हमें एंजाइटी से बचाना है, एक बहुत सिंपल सा तरीका है। आप अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आप सबसे पहले उस प्रॉब्लम को एड्रेस करो। इमेजिन करो कि भाई अभी अभी आप जो हैं एक ब्रेकअप की दुविधा से गुजर रहे हैं, आपके मन में इधर उधर के सारे ख्याल आ रहे हैं, उन्हें एड्रेस करो। लाओ सोचो, क्या सोच रहे हो तुम कि भाई वो ऐसा कर रही होगी, वो वैसा कर रही होगी, या ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, सब आ रहा है ना आपके दिमाग में, उसको आने दो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जब हम किसी थॉट को दबाने की कोशिश करते हैं, उसे हटाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो थॉट उतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और किसी भी थॉट के अंदर जब हम इतनी ज्यादा पावर दे देते हैं ना, तो बस हमारे दिमाग में वही चलता रहता है। वहीं पे जैसे ही हम एक ग्रीन चिट दे देते हैं, यानी अलाउ कर देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, सोच, हाँ सोच, क्या क्या सोच, कितना आगे तक सोच सकता है, सोच, तो हमारा दिमाग ना सडनली दिमाग को परमिशन मिल गई यार इधर उधर का सोचने के लिए, तो अब वो काम उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। और ये एक्चुअली में सुनने में चाहे कितनी भी फनी लगे या कितनी बचकानी बात लगे, ये एक्चुअली में साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपके दिमाग को कोई काम करने की इजाजत दे दी जाए, एक परमिशन दे दी जाए, तो वो उतनी ज्यादा एडिक्टिव बात नहीं रह पाती जितनी ज्यादा वो तब रहती है जब दिमाग को कहा जाता है नो। नो बॉस जैसे ही आया, हमारा दिमाग बस उसी चीज के बारे में गोल 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 घूम के सोचेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसे दोस्त हैं, आप किसी को जानते हैं जो इसी तरह से काफी ज्यादा एंजाइटी में बैठा रहता है, डिप्रेस्ड बैठा रहता है, उनके साथ ये मेथड शेयर करें। उन्हें बताएं कि अगर वो अपनी उस बात को बार बार इग्नोर करेंगे ना, तो वो बात कभी सॉल्व नहीं होगी। अगर किसी बात को सॉल्व करना है, उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालना है, फिर दिमाग को पीस पर लेकर आना है, उस बात को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भैया कुछ चल रहा है दिमाग में, मैं एक्सेप्ट करता हूं मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या चल रहा है उस बात को अपने दिमाग में तो सोच लो या फिर अपने मुंह से बोल दो, लेकिन उसे ग्रीन चिट दो। जितना सप्रेस करेंगे उतना प्रॉब्लम होगा।
अब हमारा जो अगला एपिसोड है, इस एपिसोड का टाइटल है डोंट ईट द एप्पल। क्या मतलब है इसका? क्या ऐसा कॉन्सेप्ट होता है डाइटिंग का जिसके बारे में राइटर हमसे बात करना चाहती हैं? पिछले एपिसोड में हम लोगों ने सुना कि किस तरीके से जैसे ही आप अपने दिमाग को कह देते हैं नहीं, तो हमारा दिमाग मतलब पूरी तरह से इन्वेस्ट आता है कि अब तो यही काम मेरे को सबसे पहले करना है। कुछ उसी से रिलेटेड है हमारा ये एपिसोड। इस एपिसोड में हमारे जो राइटर मीम साहब हैं, उन्होंने हमें बताया है कि डाइटिंग जो होती है वो दरअसल बड़ी ही फालतू चीज होती है। मतलब मैंने तो ये पढ़ा, मैं जो खुश हुआ, मैंने कहा बिल्कुल सही, अरे किसी ने तो बोला मतलब नहीं करनी डाइटिंग, नहीं खाना वो फालतू फालतू का खाना, मतलब टेस्टी वेस्टी खाना खाएंगे हम। लेकिन उसके बाद जब राइटर मैम ने रीजन समझाया तो फिर मेरे को पता चला कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वो एक्चुअली में क्या है कि जो कॉन्सेप्ट होता है ना डाइटिंग का, कि इस टाइम पे आपको सैलेड खाना है, आपको ये नहीं खाना, आपको प्रोटीन इंटेक करना है, लेकिन आप ये नहीं खा सकते। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही हमारे दिमाग को आपने ये वाला बात बोल दिया नहीं वाला, तो अभी पिछले एपिसोड में हमने सुना कि अब हम वही सोचते रहते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर एक लड़की थी जिसने मतलब डाइटिंग शाइटिंग कई बार ट्राई करी, लेकिन ना वो डाइटिंग करने जाती थी और रिटर्न में जब डाइटिंग उसका टूटता था वो डबल खाना खा लेती थी और वेट ज्यादा बढ़ जाता था। और ये एक्चुअली में एक फैक्ट है कि डाइटिंग को प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया तो जब आप वापस से जो खाना खाना शुरू करते हो ना, आप और ज्यादा क्रेविंग के साथ आप और ज्यादा ठूस ठूस के खाना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपका शरीर जो है वो स्टार्व हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो ये लड़की थी, इसने जाकर के बताया अपने डाइटिशियन को कि यार जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे वो ये है कि मेरे जो आसपास हैं बच्चे, वो तो ला रहे हैं कुकी, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब खाते रहते हैं मेरे बगल में बैठ के। अब ये सब वो लोग खाते रहते हैं तो यार मुझे भी टेम्पटेशन होने लगती है, तो गड़बड़ हो जाता है। तो इस गड़बड़ को डील कैसे किया? उस लड़की को एक बहुत डिफरेंट आंसर मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी। तो उसे ये बताया गया कि भैया देखो, तुम्हारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो ये है कि जब तुम्हारे दोस्त ऐसे कुछ चॉकलेट लेकर के आ रहे हैं, केक लेकर के आ रहे हैं, कुछ ये टेस्टी सा वो टेस्टी सा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि तुम्हारा जो डाइटिंग है वो तुम क्यों कर रही हो, वो जो हमने कुछ एपिसोड्स पहले सुना था ना वाई वाला कॉन्सेप्ट, इंस्टेड ऑफ दैट आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ यही सोचे जा रहा है ये मैं नहीं खा सकती, वो मैं नहीं खा सकती, ये भी नहीं हो पाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि दिमाग जो है उसको जितना ज्यादा नहीं नहीं टेम्पटेशन दोगे ना, उसकी क्रेविंग उतनी ज्यादा बढ़ेगी। यहां पर जब उसने अपनी लाइफ में अपने दोस्तों के साथ बैठकर, हाँ भाई कोई चॉकलेट लेकर कह रहे थे, वाह क्या बात है, अरे मस्त चॉकलेट है, पता है मैंने इसे ट्राई किया था, इट्स ग्रेट, ट्राई कर, अरे तू भी लेना, तू भी थोड़ा सा खा, अरे नहीं नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगी, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स डेफिनेटली। सडनली एटीट्यूड चेंज हो गया। इंस्टेड ऑफ टेलिंग हरसेल्फ ये मैं नहीं खा सकती, इट बिकेम मोर लाइक हाँ ठीक है, एक्सेप्ट कर लो ना, एक्सेप्ट कर लो कि मेरे दोस्त कुछ अच्छा खाना लेकर के आ रहे हैं, एक्सेप्ट कर लो। बॉस देखो इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम बात खाने की कर रहे हैं, लेकिन ये वाला लॉजिक कई जगहों पर अप्लाई हो सकता है। जब हम लोग स्कूल्स में होते हैं तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई थिंक हमारी जनरेशन ने सबसे ज्यादा फेस करी है, उसे कहते हैं पीयर प्रेशर। मेरे दोस्त के पास ये है, इसके पास वो है, उसके पास ये, यार मेरे पास कुछ नहीं है। ओके, एक्सेप्ट कर लो, नहीं है मेरे पास बाइक, नहीं है मेरे पास मोबाइल, ओके तो कुछ टाइम बाद हो जाएगा। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप इस फैक्ट को इग्नोर करोगे, जैसे ही आपके मन में आ रहा है कि अरे यार मेरे दोस्त का तो फोन है, अरे नहीं नहीं ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना है, मैं गेम खेल लेता हूं, मैं किसी से जाके बात कर लेता हूं, आप क्या कर रहे हैं, आप उस बात को सोचने नहीं दे रहे, आप उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं उस बात से। और जितना ज्यादा आप किसी बात से भागेंगे वो बात उतनी ज्यादा पीछा करके आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको रुक के बोलना है आजा भाई, आजा आजा, कोई दिक्कत, आजा, अरे आना बोल रहा हूं ना इधर। एक बारी वो बात आपके पास आ गई, आपने सुन लिया, आपने बोला ठीक है मैंने सुन लिया, और कुछ, बात खत्म हो गई। आपको सुन के लग रहा होगा दैट यार ऐसे थोड़ी हमारा दिमाग काम करता है, लेकिन फनी बात यह हमारा दिमाग एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। यहां पर एंड में 3 बहुत प्यारे से सवाल पूछे गए और कोशिश कीजिएगा कि ये सवाल आप खुद से एक बार पूछ के देखें। जब भी आपके सामने कोई ऐसी बात है कि भाई ये चीज आप नहीं कर सकते, वहां पर आप खुद से पूछ के देखिए कि ये मैं अगर नहीं कर रहा अभी कोई भी पर्टिकुलर चीज, इसके बदले ऐसी कोई और चीज है जिसमें मुझे बहुत मजा आता है और मैं अभी इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैं वो कर लूं ताकि मेरा ध्यान वहां पर लग जाए। मैं ये नहीं कह रहा आप उस बात से दूर भागे, आपने उस बात को सुना, आपने एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी तो केक नहीं खा सकते, ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरे को केक खाने का मन कर रहा है पर नहीं खा सकते, तो इसके बदले में अभी ऐसा क्या कर सकता हूं जिसको करने में मुझे मजा आए। और यहाँ पर आप सरप्राइज हो जाएंगे, एक बार आपने बात एक्सेप्ट कर ली, फिर आपकी हॉबीज निकल के सामने आएंगी। यार इंस्टेड ऑफ दैट गाना शाना गा ले, या फिर वो जो इंडिया और फलाना फलाना का मैच आ रहा है अभी, वो हम लोग क्रिकेट का देख लेते हैं, या फिर फुटबॉल, जहां पे भी आपका इंटरेस्ट हो, कोई सी भी फन रिलेटेड एक्टिविटी आप वहां पर उस टाइम पे वो चीज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग जहां पर आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप ये जो आदत है, जो आपके हिसाब से खराब आदत है, अगर आप ये नहीं कर रहे होती
तो इसके बदले अभी आप क्या कर रहे होते? सिंपल है, अगर आप अभी सिगरेट नहीं पी रहे होते तो अभी क्या कर रहे होते आप? अपने दोस्तों के साथ होते, घर पे होते, मम्मी से कुछ बात करने का मन है, या फिर कहीं बाहर होते, या फिर शायद वो 15 रुपए की सिगरेट के बदले आप 15 रुपए का कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते, या फिर अगर आप और ज्यादा हेल्दी हो रहे हैं तो 2 सिगरेट के बदले कोई जूस वूस पी रहे होते। सिंपल सी बात है, इस खराब आदत के बदले मैं अभी क्या कर रहा होता किसी दूसरी यूनिवर्स में, खुद से सवाल पूछ के देखें। थर्ड और ज्यादा सिंपल है, इंस्टेड ऑफ दैट ये आई वोंट, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, अपने रेजोल्यूशन को ये बनाने की कोशिश करें, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा, से मैं हेल्दी डाइट खाऊंगा, मैं ये जो सैलड वाला जो सैंडविच है मैं ये खाऊंगा। देखिए, आपकी कोशिश बड़ी सिंपल सी होनी चाहिए, आपके दिमाग से आप जो नहीं वाला वर्ड है जितना ज्यादा निकाल सकें उतना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे ही किसी लाइन में ये नहीं कर सकते आया, टेम्पटेशन बढ़ेगी, क्रेविंग बढ़ेगी, आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, उसकी ऑपोजिट चीज को आई विल करके बोलने की कोशिश कीजिए। एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड, और इस किताब के इनफैक्ट एंड होते होते तक, राइटर ने एक बहुत बेसिक सी बात हम लोगों को बता दी है कि देखिए, आप लोगों को लगता है कि जो मोस्ट ऑफ द डिसीजंस होते हैं वो दरअसल आप लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में सारा का सारा खेल ना आपके दिमाग को आप कैसे ट्रीट कर रहे हो इस बात का होता है। अगर आप अपने दिमाग को एक आई विल वाले एटीट्यूड से ट्रीट करते हो या आई वोंट वाले एटीट्यूड से ट्रीट करते हो, जो भी आपका साइड है, आपका ट्रीटमेंट डिसाइड करता है कि आपका दिमाग किस तरह के डिसीजन लेगा। एक सिंपल सी बात है ना कि मतलब एग्जाम हॉल में मैं लेट नहीं पहुंचूंगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस ट्राई सेइंग कि मैं एग्जाम हॉल में 5 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। There is a big difference in both of these lines. लेकिन इसका डिफरेंस आपको तभी समझ में आएगा जब आप आराम से बैठकर अपने दिमाग में हो रहे डिफरेंट थॉट्स को एक बार रोक कर समझने की कोशिश करें। क्या थॉट्स जो होते हैं ना हमारे दिमाग में बहुत जल्दी भगते हैं, तो उन्हें भगने ना दें, आराम से बैठे उनके साथ और अपने दिमाग को नहीं 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 बोलने के बदले हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये कहने की कोशिश करके देखें। क्या पता उस कोशिश के बाद आपकी एक ऐसे जिंदगी की शुरुआत हो जाए जो शायद आप कभी इमेजिन करते थे, ड्रीम करते थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।